तो आज का आपका टॉपिक है बायो एसे। आज के इस लेक्चर में हम बायो एसे को डिटेल स्टडी करेंगे। सबसे पहले देखेंगे बायो एसे का डेफिनेशन एंड इंट्रोडक्शन पार्ट। उसके बाद हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ बायो एसे कि बायो एसे के क्या फायदे हैं। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ बायो एसे कि किस प्रिंसिपल पे बायो एसे परफॉर्म करते हैं। उसके बाद टाइप्स ऑफ बायो एसे। ठीक है, तो कई सारी चीजें हम देखने वाले हैं बायो एसे से रिलेटेड, उसका डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन, एप्लीकेशन, प्रिंसिपल एंड डिफरेंट टाइप्स। टाइप्स के बाद हम परफॉर्म करने वाले हैं डिफरेंट टाइप ऑफ बायो एसे। जैसे कि आज के इस लेक्चर में हम सारे बायो एसे परफॉर्म करेंगे, इंसुलिन का, ऑक्सीटोसिन का, वेसोप्रेसिन का, एसिटीएच का, डी ट्यूबोक्यूरेरिन का, डिजिटलिस का, एज वेल एज हिस्टामिन एंड 5-HT। देखो लेक्चर लेंदी होगा बट आपको सारे बायो एसे में परफॉर्म करके दिखा दूंगा। सभी का प्रिंसिपल सेम है, स्टैंडर्ड को टेस्ट से कंपेयर करना है। तो अभी बताता हूं कि बायो एसे होता क्या है, उसके बाद उसका प्रिंसिपल, एप्लीकेशन और टाइप्स, और फिर वन बाय वन सभी के बायो एसे हम परफॉर्म करेंगे। इंसुलिन, ऑक्सीटोसिन, वेसोप्रेसिन, एसिटीएच, डी ट्यूबोक्यूरेरिन, डिजिटलिस, हिस्टामिन एंड 5-HT। 5-HT ऑल्सो नोन एज सेरोटोनिन। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। दिस इज द वन शॉर्ट लेक्चर फॉर बायो एसे। अगर आपको और लेक्चर की रिक्वायरमेंट है तो आप चेक कर सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट, जहां पर आपको यूनिट वाइज सारे लेक्चर मैंने मेंशन किए हुए हैं। और अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो आप चेक कर सकते हैं हमारी एप्लीकेशन, डेप्थ ऑफ बायोलॉजी की एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, और आपको वहां पर सारे नोट्स अवेलेबल मैंने कराए हुए हैं। वहां पर लाइव लेक्चर्स भी होते हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी होती है, तो जरूर डाउनलोड कीजिएगा डेप्थ ऑफ बायोलॉजी एप्लीकेशन। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो देखो बायो एसे का सीधा सा मतलब है, बायो का मतलब तो हो गया लिविंग और एसे का मतलब हो गया टेस्ट। मतलब हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिविंग पर टेस्ट परफॉर्म करेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई एनिमल है, आपका रैबिट हो गया या फिर आपका कोई माइस हो गया। ठीक है, अब हमें ड्रग की पोटेंसी पता करनी है कि ये ड्रग कितना असरदार है, ये ड्रग कितना इफेक्टिव है। तो इस ड्रग को हम माइस में इंजेक्ट करेंगे या फिर रैबिट में इंजेक्ट करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पर फिजियोलॉजिकल एक्शन आ रहा है तो कितना आ रहा है, वो सब हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो मतलब सीधा सा है, बायो एसे में हम क्या करने वाले हैं, हमारा जो भी ड्रग रहेगा उसको हम इंजेक्ट करेंगे एनिमल्स के अंदर, और उसके बाद हम फार्माकोलॉजिकल एक्शन को चेक करेंगे, जैसे कि प्यूपिल डायलेट हो रहा नहीं हो रहा, हार्ट बीट फास्ट हो रही नहीं हो रही। तो इस तरह से बायो एसे को परफॉर्म किया जाता है। अब यहां पर आपको दो चीजें चाहिए, एक तो चाहिए स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जो कि इंटरनेशनली अप्रूव्ड हो कि हाँ ये तो बिल्कुल सही है, और एक चाहिए आपको टेस्ट सॉल्यूशन। ठीक है, अब जैसे मैं एक बेसिक सा एग्जांपल देता हूं इंसुलिन का। ठीक है, इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन ग्लूकोज को कम करता है, ग्लूकोज को सेल के अंदर भेजता है। तो इंसुलिन एक तरह से हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट है जो कि ग्लूकोज को कम करता है। इंसुलिन इज अ हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर अपना स्टैंडर्ड सॉल्यूशन अप्लाई करूंगा एनिमल पर, और अपना टेस्ट सॉल्यूशन भी अप्लाई करूंगा एनिमल पर। ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है इंसुलिन का और टेस्ट सॉल्यूशन भी किसका है, इंसुलिन का है। तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन भी इंसुलिन का है, टेस्ट सॉल्यूशन भी इंसुलिन का है। अब मुझे देखना है कि क्या ये टेस्ट सॉल्यूशन वाकई में असरदार है। अगर ये टेस्ट सॉल्यूशन मेरा इंसुलिन का है तो ये क्या करेगा, हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट लाएगा। ठीक है, और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन तो पहले से ही अप्रूव्ड है, ये बिल्कुल सही सॉल्यूशन है। तो जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है इंसुलिन का, वो क्या लाएगा, हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट लाएगा। और फिर मुझे चेक करना है कि क्या मेरा टेस्ट सॉल्यूशन भी हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट ला रहा है। तो मुझे पता लगा, सपोज मेरा टेस्ट सॉल्यूशन भी हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट ला रहा है। ठीक है, तो फिर मैं कंपेयर करूंगा कि मेरा जो टेस्ट सॉल्यूशन है क्या वो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के बराबर हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट ला रहा है। अगर बराबर ला रहा है तो फिर मेरा टेस्ट सॉल्यूशन बहुत अच्छा है, क्योंकि स्टैंडर्ड तो अच्छा होगा ही सही। तो ध्यान रखना, एक होता है आपका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, एक होता है आपका टेस्ट सॉल्यूशन। नाम से पता लग रहा है टेस्ट सॉल्यूशन को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे विद स्टैंडर्ड, क्योंकि स्टैंडर्ड तो फार्मेसी से अप्रूव्ड है, स्टैंडर्ड तो बिल्कुल स्टैंडर्ड है, एकदम बिल्कुल सही है। ठीक है,
तो जब मैंने स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को अप्लाई किया किसी भी एनिमल के ऊपर, जैसे रैबिट के ऊपर, तो वहां पर जैसे मान लीजिए मैंने इंसुलिन का एग्जांपल लिया, इंसुलिन को अप्लाई किया, तो जैसे मैंने इंसुलिन को इंजेक्ट किया किसी भी एनिमल के अंदर, वहां पर मुझे हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट देखने को मिलेगा। फिर मैंने टेस्ट सॉल्यूशन लिया इंसुलिन का और मुझे उसे इंजेक्ट करना है एनिमल पर। जब मैंने एनिमल पर इंजेक्ट करा तो मुझे यहाँ पर हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट दिखा। फिर मैं कंपेयर करूंगा कि क्या मेरे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का जो इफेक्ट है उतना ही इफेक्ट टेस्ट सॉल्यूशन का है। अगर उतना ही इफेक्ट टेस्ट सॉल्यूशन का आ रहा है मतलब मेरा टेस्ट बिल्कुल पास है, मतलब मेरा टेस्ट बिल्कुल सही है। तो ध्यान रखना स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जो है वो टेस्ट के बराबर आना चाहिए, तब जाके तो आपका टेस्ट सॉल्यूशन पास है, टेस्ट सॉल्यूशन आपका एकदम असरदार है। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है, सपोज किसी केस में स्टैंडर्ड का ज्यादा आ रहा है और टेस्ट का कम आ रहा है, तो फिर टेस्ट सॉल्यूशन आपका बेकार है, उसे वापस प्रिपेयर करो, उस पर वापस स्टडी करो। हमेशा ध्यान रखना जो भी रेस्पॉन्स आना चाहिए वो बराबर होना चाहिए, तब जाके आपका टेस्ट सॉल्यूशन जो है पास होगा। तो जो भी आपका टेस्ट सॉल्यूशन है उसको हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड से, और वो स्टैंडर्ड के कम से कम बराबर आना चाहिए, तब जाके हम कहेंगे कि हमारा टेस्ट सॉल्यूशन जो है पास है। ठीक है, ठीक है सर, हमें यहाँ तक क्लियर हो गया कि बायो का मतलब लिविंग और ऐसे का मतलब टेस्ट। मतलब हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिविंग के ऊपर टेस्ट करेंगे। जैसे हमने यहाँ पर एनिमल ले लिया, एनिमल में जैसे हमने रैबिट ले लिया, माइस ले लिया, उसके ऊपर हमने ड्रग को इंजेक्ट करा। जैसे हमने ड्रग को इंजेक्ट करा वहाँ पर चेंज देखने को मिलेंगे। अब ड्रग दो तरह से है, एक तो स्टैंडर्ड ड्रग जो कि फार्मेसी से अप्रूव्ड है, एक है आपकी टेस्ट ड्रग। तो टेस्ट ड्रग को हमें टेस्ट करना है कि क्या ये टेस्ट ड्रग बिल्कुल सही है। तो चेक करने के लिए हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को भी अप्लाई करेंगे और टेस्ट सॉल्यूशन को भी अप्लाई करेंगे, और दोनों बराबर आने चाहिए। ठीक है, तो यहां पर लिखा भी हुआ है मैंने डेफिनेशन के साथ कि बायो एसे एक एनालिटिकल मेथड है जहां पर हम पोटेंसी पता करते हैं किसी भी सब्सटेंस की। जैसे मान लीजिए ड्रग है इंसुलिन, हार्मोन है ना इंसुलिन। अब इंसुलिन जो है हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट देता है, ठीक है, तो उसकी पोटेंसी क्या है, कितनी पोटेंसी से वो हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट देता है उसका हम पता करते हैं। ठीक है, अब यहां पर क्या करेंगे, हम कंपैरिजन करेंगे। ए बायो एसे इज ए बायोकेमिकल टेस्ट टू एस्टिमेट द पोटेंसी ऑफ ए सैंपल कंपाउंड। जो हमारा टेस्ट सॉल्यूशन है ना, उसकी हम पोटेंसी पता कर रहे हैं कि क्या ये टेस्ट सॉल्यूशन स्टैंडर्ड के बराबर है या नहीं। तो टेस्ट सॉल्यूशन की पोटेंसी हम यहां पर पता कर रहे हैं, जिसको हम बोल रहे हैं सैंपल कंपाउंड। ठीक है, स्टैंडर्ड से कंपेयर करके हम हमारे सैंपल कंपाउंड को और वी कैन से टेस्ट कंपाउंड को कंपेयर कर रहे हैं कि क्या ये स्टैंडर्ड के बराबर है। अगर ये स्टैंडर्ड के बराबर है तो हमारा टेस्ट जो है पास है। जैसे मान लीजिए ड्रग है, एनिमल को हमने दी, तो वहां पर रेस्पॉन्स आएगा, उसे मेजर करो, और रेस्पॉन्स दोनों कंडीशन में आएगा। एक तो आपका टेस्ट सैंपल का ड्रग है, उसको दिया आपने और जो भी रेस्पॉन्स आ रहा है उसको लिखो। फिर एक आपका स्टैंडर्ड है जो फार्मेसी से अप्रूव्ड है, उसको दो, और जो भी एनिमल पे रेस्पॉन्स आ रहा है उसको नोट डाउन करो। और स्टैंडर्ड और टेस्ट का रेस्पॉन्स अगर बराबर है तो टेस्ट पास है। अब देखो यहां पर दे रखा है आपको एप्लीकेशन ऑफ बायो एसे। तो इट इज यूज टू एस्टिमेट द पोटेंसी ऑफ नेचुरल ड्रग। जो भी आपकी नेचुरल ड्रग है उसकी पोटेंसी बताएगा। साथ ही साथ स्क्रीनिंग ऑफ न्यू कंपाउंड फॉर बायोलॉजिकल एक्टिविटी, हमें पता लग जाएगा कि किसकी कितनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी है। एस्टिमेशन ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिव सब्सटेंस लाइक हिस्टामिन, एसईएच एंड एड्रेनालिन। जैसे कि मैंने आपको सिलेबस में बताया, हम यहाँ पर हर ड्रग का इफेक्ट पता कर सकते हैं कि कितनी असरदार है वो। जैसे मान लीजिए स्टैंडर्ड तो है, स्टैंडर्ड हमारे पास हिस्टामिन भी है, स्टैंडर्ड हमारे पास इंसुलिन भी है, सब कुछ है। पर अगर हमने हिस्टामिन आर्टिफिशियली बनाया, अगर हमने इंसुलिन आर्टिफिशियली बनाया, जैसे ह्यूम्यूलिन, ठीक है, आर्टिफिशियल इंसुलिन को क्या कहते हैं, ह्यूम्यूलिन कहते हैं। तो हमें ये चेक करना है कि हमारा जो ह्यूम्यूलिन है वो उतना ही असरदार है कि जितना नेचुरल इंसुलिन है। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, टेस्ट परफॉर्म करना पड़ेगा। तो हम कई तरह के टेस्ट परफॉर्म करेंगे। मैंने आपको सिलेबस में 8 टेस्ट बताए हैं और ये सारे आज के लेक्चर में हम परफॉर्म करने वाले हैं। उसके बाद एस्टिमेशन द डोज ऑफ ए ड्रग रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ थेरेपेटिक रेस्पॉन्स और टॉक्सिक रेस्पॉन्स। देखो जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई एनिमल है और इस एनिमल के ऊपर मैंने ड्रग को अप्लाई किया, ठीक है, तो मैं देखूंगा मुझे कितनी क्वांटिटी में ड्रग को अप्लाई करना पड़ रहा है, तब जाके एनिमल में जो है रेस्पॉन्स आ रहा है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन आ रहा है। अब अगर मैंने ड्रग का ओवरडोज कर दिया, ड्रग को मैंने बहुत ज्यादा दे दी, तो एनिमल में रेस्पॉन्स आने की जगह टॉक्सिसिटी आना शुरू हो जाएगी। तो ध्यान रखना, अगर आप डोज बढ़ाते जाते हो बढ़ाते जाते हो बढ़ाते जाते हो तो फिर टॉक्सिसिटी आना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर हमें पता लग जाएगा कि कितना डोज देना जरूरी है। हमें ये भी पता लग जाएगा ना डोज का अमाउंट,
कि इतने अमाउंट में ये एक्शन आ रहा है, अगर डोज बढ़ा दोगे, ठीक है, तो फिर टॉक्सिसिटी हो जाएगी। जैसे सपोज 5 mg में एक्शन आ रहा है, अच्छा एक्शन आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर आपने 10 mg कर दिया तो एक्शन तो नहीं आएगा, ऊपर से टॉक्सिसिटी आ जाएगी। तो ये सब हमें पता लगेगा बायोएसे परफॉर्म करने से। जब हम यहाँ पर ड्रग को एनिमल में इंट्रोड्यूस करेंगे तो हमें रेस्पॉन्स पता लगेगा और हमें पता लगेगा कि कौन सा इफेक्टिव डोज है, कौन सा आपका लीथल डोज है, मतलब डेंजरस डोज है जिससे टॉक्सिसिटी हो सकती है। इन वीवो भी करते हैं, इन विट्रो भी करते हैं। इन विट्रो जैसे हिस्टामिन इन इलियम ऑफ गिनीपिग, ठीक है। इन वीवो भी हम परफॉर्म करते हैं, जैसे बायोएसे ऑफ इंसुलिन यूजिंग ए माउस। तो इन वीवो, इन विट्रो सभी तरह से हम बायोएसे टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। एंड मैं ये भी कह सकता हूं कि बायोएसे इट इज यूज्ड इन द प्री क्लिनिकल ट्रायल्स, क्योंकि हमें ड्रग की सारी बातें पता लग रही है कि कितने अमाउंट पे देना है, कितने इंटरवल में देना है। तो यहाँ पर हम प्री क्लिनिकल स्टडी कर सकते हैं बायोएसे की मदद से। और जब मैं यहाँ पर प्री क्लिनिकल स्टडी कर रहा हूँ तो प्री क्लिनिकल स्टडी से मुझे ये पता लग जाएगा कि कितना ड्रग रिक्वायर्ड है। अगर मैंने ड्रग का डोज बढ़ा दिया तो कब लीथल डोज हो सकता है, कब इफेक्टिव डोज हो सकता है, सारा मुझे पता लग जाएगा। तो किसी भी ड्रग के डेवलपमेंट में ये आपको काम आता है बायोएसे। तो लास्ट पॉइंट मैंने लिखा है बायोएसे इज एसेंशियल इन द डेवलपमेंट ऑफ न्यू ड्रग। उसके बाद बायोएसे किस केस में परफॉर्म करते हैं, तो जब केमिकल एसे सुटेबल नहीं होता ड्रग के लिए तब हम उसके लिए करते हैं बायोएसे। ऐसे कई तरह की ड्रग है जिसके लिए केमिकल एसे सुटेबल नहीं होता, नॉट एक्सेप्टेबल होता है, नॉट अवेलेबल होता है, नॉट पॉसिबल होता है, तो उसके लिए हम परफॉर्म करते हैं बायोएसे। इन केस व्हेन क्वांटिटी ऑफ सैंपल इज टू स्मॉल। और बायोएसे हम कब परफॉर्म करते हैं, जब हमारे पास सैंपल की क्वांटिटी और वी कैन से ड्रग की क्वांटिटी बहुत कम हो। तो अगर मान लीजिए आपको ये ड्रग ला के दे दी और इसका सैंपल जो है और वी कैन से इसकी क्वांटिटी जो है बहुत कम है, ठीक है। अगर इसकी क्वांटिटी कम है तो फिर आप केमिकल एसे नहीं कर सकते, इसका आपको करना पड़ेगा बायोलॉजिकल एसे और वी कैन से बायोएसे, ठीक है। टू एस्टिमेट द कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिव प्रिंसिपल ऑफ टिश्यू। जैसे मान लीजिए ये टिश्यू है, अब इस टिश्यू के ऊपर रेस्पॉन्स कब आ रहा है वो भी मुझे बायोएसे की मदद से ही पता लगेगा कि कितने अमाउंट में रेस्पॉन्स आ रहा है, कितने लेवल ऑफ कंसंट्रेशन पे, ड्रग के कितने कंसंट्रेशन पे जो है रेस्पॉन्स आ रहा है। उसके बाद टू मेजर द ड्रग टॉक्सिसिटी वी हैव टू परफॉर्म द बायोएसे। इट मेजर बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ ए न्यू ड्रग एंड इट इज ऑल्सो यूज्ड इन केस व्हेन हाई सेंसिटिविटी ऑफ रिजल्ट इज रिक्वायर्ड। जब आपको रिजल्ट की सेंसिटिविटी ज्यादा चाहिए, जब आपको एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए, देन यू हैव टू गो फॉर द बायोएसे। तो बायोएसे परफॉर्म किस केस में करते हैं और बायोएसे की एप्लीकेशन क्या है और बायोएसे होता क्या है, ये सब मैंने आपको बता दिया है बहुत अच्छे से। अब देखो टाइप्स ऑफ बायोएसे। तो टाइप्स ऑफ बायोएसे में सबसे पहले आपको दे रखा है क्वांटल, दूसरा है आपके पास ग्रेडेड। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, क्वांटल में या तो रेस्पॉन्स आएगा या फिर रेस्पॉन्स बिल्कुल नहीं आएगा, जिसको बोलते हैं ऑल और नन फिनोमिनन। ऑल का मतलब कि रेस्पॉन्स आ चुका है और नन का मतलब कि रेस्पॉन्स नहीं आएगा। तो यहाँ पर ऑल और नन फिनोमिनन होता है, या तो रेस्पॉन्स आएगा तो कंप्लीट रेस्पॉन्स आएगा और नहीं आएगा तो बिल्कुल नहीं आएगा। और वहीं अगर मैं ग्रेडेड की बात करूं तो ग्रेडेड में क्या होता है, जैसे जैसे आप डोज बढ़ाते हो यहाँ पर रेस्पॉन्स बढ़ता जाता है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन बढ़ता जाता है। तो डोज बढ़ाने से रेस्पॉन्स बढ़ रहा है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन बढ़ रहा है, तो वो तो हो गया ग्रेडेड की कंडीशन। बट क्वांटल जो आपका बायोएसे होता है, क्वांटल बायोएसे में या तो एक्शन पूरी तरह से आता है या फिर एक्शन आता ही नहीं है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि इट इज बेस्ड ऑन ऑल और नन फिनोमिनन। एक्शन आएगा तो पूरी तरह से आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। और ग्रेडेड में क्या होता है, जैसे जैसे आप डोज बढ़ाते हो, डोज बढ़ाने से आपका रेस्पॉन्स भी बढ़ता जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं क्वांटल की, तो क्वांटल में मैंने आपको बोला ऑल और नन फिनोमिनन। तो यहां पर आप देख सकते हैं डिजिटलिस का एग्जांपल, कार्डियक अरेस्ट कोज्ड बाय डिजिटलिस, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पर समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए आपका कोई भी एजेंट है, कोई भी आपका ड्रग है, जैसे मान लीजिए हिस्टामिन है, तो हिस्टामिन या तो एक्शन शो करेगा या बिल्कुल ही नहीं करेगा। नेचर ऑफ इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय एजेंट हिस्टामिन, कॉन्ट्रेक्शन ऑफ स्मूथ मसल, या तो होगी या नहीं होगी। तो हिस्टामिन का काम है स्मूथ मसल का कॉन्ट्रेक्शन करवाना, तो या तो स्मूथ मसल में कॉन्ट्रेक्शन होगा
या बिल्कुल ही नहीं होगा, तो ये हिस्टामिन ऑल और नन लो पे काम कर रहा है, और वी कैन से ऑल और नन फिनोमिनन पे काम कर रहा है, जो कि एक तरह का क्वांटल टाइप ऑफ बायोएसे है। साथ ही साथ नेक्स्ट है आपका स्टडी ऑफ ब्लड प्रेशर रेस्पॉन्स ऑफ एड्रेनलिन, या तो एलिवेट होगा या बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। उसके बाद बात करते हैं आपका ग्रेडेड का। तो ग्रेडेड में मैंने आपको बोला कि डोज बढ़ाने से यहाँ पर रेस्पॉन्स बढ़ता है, तो ग्रेडेड आपको मैंने बता रखे हैं कि ग्रेडेड रेस्पॉन्स बायोएसे को आगे फर्दर सब टाइप्स मैंने बताए हैं, जैसे कि आपका मल्टीपल पॉइंट बायोएसे, इंटरपोलेशन मेथड, मैचिंग बायोएसे एंड ब्रैकेटिंग बायोएसे। तो यहाँ पर ध्यान से सुनते जाइए, समझते जाइए। जो आपका मल्टीपल पॉइंट बायोएसे होता है, यहाँ पर आप चेक करते हो ड्रग की एक्टिविटी एट मल्टीपल पॉइंट। आई रिपीट, यहाँ पर हम क्या करेंगे, ड्रग की जो एक्टिविटी है वो मल्टीपल पॉइंट पे चेक करेंगे। ये कौन सा आ गया आपका मल्टीपल पॉइंट बायोएसे। नाम से पता लग रहा है कि मल्टीपल पॉइंट बायोएसे इट इज अ सब टाइप ऑफ ग्रेडेड रेस्पॉन्स बायोएसे। एंड यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, ड्रग की एक्टिविटी मल्टीपल पॉइंट पर चेक करने वाले हैं। उसके बाद है आपका इंटरपोलेशन मेथड। इंटरपोलेशन मेथड में क्या होता है, सुपर इम्पोज होता है। जो आपकी स्टैंडर्ड लाइन है, जो आपकी टेस्ट लाइन है, उसके ऊपर सुपर इम्पोज हो जाती है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की लाइन, टेस्ट सॉल्यूशन की लाइन सुपर इम्पोज होती है। उसके बाद है आपका मैचिंग बायोएसे। तो मैचिंग बायोएसे में सिंपल है, आप स्टैंडर्ड और टेस्ट को कंपेयर करोगे। उसके बाद है आपका ब्रैकेटिंग बायोएसे। यहां पर मिनिमम टू मैक्सिमम डोज वेरिएशन कंपेयर करते हैं हम, कि मिनिमम इतना दोगे तो क्या होगा, मैक्सिमम इतना दोगे तो क्या होगा। तो मिनिमम टू मैक्सिमम डोज वेरिएशन जो भी होता है ना, उसको कंपेयर करते हैं हम स्टैंडर्ड और टेस्ट के बीच में। तो ब्रैकेटिंग में तो क्या करते हैं, मिनिमम टू मैक्सिमम डोज वेरिएशन को कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड और टेस्ट के बीच में। मैचिंग में क्या करते हैं कि नॉर्मली स्टैंडर्ड और टेस्ट के बीच में कंपेयर करते हैं। इंटरपोलेशन में क्या होता है, सुपर इम्पोजेबल होता है। और मल्टीपल पॉइंट बायोएसे में हम ड्रग की एक्टिविटी मल्टीपल पॉइंट पे चेक करते हैं। ये सारे आपके हो गए ग्रेडेड के, और इससे पहले हमने देखा क्वांटल। तो ये हो गए आपके टाइप्स ऑफ बायोएसे। उससे पहले बायोएसे किस केस में परफॉर्म करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ बायोएसे, इंट्रोडक्शन ऑफ बायोएसे, ठीक है, सब कुछ हमने देख लिया। अब उसके बाद यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने लिखा है, जो भी बायोएसे आप परफॉर्म कर रहे हो, आइदर इंसुलिन का कर रहे हो, एसिटीएच का कर रहे हो, डी ट्यूबरक्यूरारिन का कर रहे हो, हिस्टामिन का कर रहे हो, 5-HT का कर रहे हो, ऑक्सीटोसिन का कर रहे हो, वैसोप्रेसिन का कर रहे हो, किसी का भी अगर आप बायोएसे परफॉर्म कर रहे हो, तो ये लाइन आपको स्टार्टिंग में लिखनी है। देखो, जैसे मैं एक एग्जांपल देके बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने इंसुलिन का बायोएसे परफॉर्म करना है 5 मार्क्स में, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये बोलोगे, टू परफॉर्म द बायोएसे वी मस्ट हैव वन टेस्ट सैंपल एंड अनदर इंटरनेशनली अप्रूव्ड स्टैंडर्ड सैंपल। एक तो आपके पास टेस्ट सैंपल होना चाहिए जिसको आप चेक करने वाले हो, और एक आपके पास इंटरनेशनली अप्रूव्ड स्टैंडर्ड सैंपल होना चाहिए। तो स्टैंडर्ड में और टेस्ट में आप कंपेयर करके बता सकते हो कि आपका टेस्ट सैंपल अच्छा है या नहीं है। तो कोई भी बायोएसे परफॉर्म करने से पहले ये लाइन आपको जरूर लिखनी है। उसके बाद आपको लिखना है, देन वी हैव टू कंपेयर द पोटेंसी ऑफ द टेस्ट सैंपल विद द इंटरनेशनली अप्रूव्ड स्टैंडर्ड सैंपल। ठीक है, पहली लाइन में लिखो कि 2 सैंपल चाहिए, दूसरी लाइन में लिखो कि हमें कंपैरिजन करना है, और तीसरी लाइन में ये लिखो कि कंपैरिजन करने के लिए जो भी एनिमल हम यूज ले रहे हैं। ठीक है, अब देखो थोड़ी सी यहाँ पे जूरिस्प्रूडेंस आ गई। ऑल द एक्सपेरिमेंट परफॉर्म ऑन द एनिमल दैट हैज टू बी अप्रूव्ड बाय IAEC। जैसा कि हमने देखा था, इंस्टीट्यूशनल एनिमल एथिक्स कमेटी। जब आपने क्रूलिटी एनिमल एक्ट पढ़ा था ना, क्रूलिटी के ऊपर, तो वह आपने जूरिस्प्रूडेंस की यूनिट 4 में पढ़ा था। तो यहाँ पर लिखा है कि जितने भी एक्सपेरिमेंट आप परफॉर्म कर रहे हो एनिमल के ऊपर, वो अप्रूव्ड होने चाहिए IAEC से, जो कि किसके अंडर में आती है, CPCSEA के अंडर में आती है। ये सारे पॉइंट्स आपको लिखना है। अब जैसे मान लीजिए इंसुलिन का मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, तो फिर मुझे इंसुलिन के बारे में लिखना है कि इंसुलिन जो है बीटा सेल से निकलता है, हमारी पेनक्रियास की बीटा सेल से। इंसुलिन जो है ग्लूकोज के लेवल को कम कर देता है। इंसुलिन जो है हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट देता है। इंसुलिन क्या है, हार्मोन है, सब कुछ मेरे को डिटेल लिखनी है। फिर मुझे लिखना है कि मुझे एक टेस्ट सॉल्यूशन चाहिए, एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन चाहिए, और मुझे दोनों में कंपैरिजन करना है। तो अगर आपको किसी का बायोएसे नहीं भी आता, तो भी आप 1.5 से 2 पेज आसानी से लिख सकते हैं ये सारी बातें लिखकर। तो चलिए वन बाय वन सभी के बायोएसे परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंसुलिन से। तो देखो, बायोएसे ऑफ इंसुलिन। तो इंसुलिन के बारे में आप सभी जानते हैं कि इंसुलिन जो है पेनक्रियास से रिलीज होता है। पेनक्रियास में भी बीटा सेल होती है, आइसलेट्स ऑफ लैंग्रांज, वहां से जो है इंसुलिन रिलीज होता है। अब इंसुलिन की बात करो तो इंसुलिन काम कैसे करता है, जैसे मान लीजिए हमारी सेल है, ठीक है।
सेल के ऊपर रिसेप्टर होते हैं, ये आपका रिसेप्टर हो गया। इस रिसेप्टर से इंसुलिन आके जुड़ता है। आई रिपीट, जो हमारी सेल होती है, सेल के ऊपर इस तरह से ये रिसेप्टर मैंने आपको दिखा दिया, इस रिसेप्टर से इंसुलिन आके जुड़ता है और यहाँ पर जैसे ही इंसुलिन आके बाइंड होगा, आपके जो सेल के अंदर ग्लूकोज के ट्रांसपोर्टर है ना, ये ग्लूकोज के ट्रांसपोर्टर सेल के बाहर सरफेस पे आ जाएंगे और ग्लूकोज को लेकर अंदर जाएंगे। तो इस तरह से इंसुलिन काम करता है। देखो ध्यान से सुनो, इंसुलिन, यहाँ पर आप देखिए, इंसुलिन बाइंड विद द इंसुलिन रिसेप्टर। इसकी वजह से क्या होता है, जो ग्लूकोज के ट्रांसपोर्टर सेल के अंदर है वो सेल की सरफेस पे आते हैं और ग्लूकोज को सेल के अंदर लेके जाते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ब्लड में जो ग्लूकोज था वो सेल के अंदर चला गया। तो इस तरह से सेल के अंदर ग्लूकोज जाता है और ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन होता है ताकि आपकी एटीपी फॉर्मेशन हो सके, आपके सारे फंक्शन प्रॉपर हो सके। ठीक है, तो इंसुलिन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब इंसुलिन रिसेप्टर से जुड़ेगा तभी आपके ग्लूकोज के ट्रांसपोर्टर सेल की सरफेस पे आएंगे और ग्लूकोज को अपटेक करेंगे, सेल के अंदर ले जाएंगे और फर्दर आपके एटीपी फॉर्मेशन करेंगे और सारे फिजियोलॉजिकल फंक्शन करेंगे। तो इंसुलिन एक इंपॉर्टेंट हार्मोन है जो कि हाइपोग्लाइसीमिक कराता है, मतलब ग्लूकोज के लेवल को ब्लड में कम कराता है। अगर किसी कंडीशन में आपकी पेनक्रियास काम नहीं कर रही तो बीटा सेल काम नहीं कर रही, सपोज बीटा सेल काम नहीं कर रही तो इंसुलिन नहीं बन रहा, इंसुलिन नहीं बन रहा तो वो सेल के सरफेस पर आके नहीं जुड़ रहा, और अगर वो यहाँ जुड़ेगा नहीं तो ग्लूकोज के ट्रांसपोर्टर सरफेस पे आएंगे नहीं, और जब ग्लूकोज के ट्रांसपोर्टर सरफेस पे आएंगे नहीं तो ग्लूकोज ब्लड में से सेल के अंदर नहीं जाएगा। और ऐसी कंडीशन जब ग्लूकोज ब्लड में से सेल के अंदर नहीं जा पा रहा तो कहीं ना कहीं ग्लूकोज जो है ब्लड में बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और ग्लूकोज का ब्लड में बढ़ना डायबिटीज कहलाता है। तो ये सारी बातें आपको बता देनी है। उसके बाद आपको स्टार्ट करना है इंसुलिन। देखो, बायो ऐसे परफॉर्म करना है तो बायो ऐसे के लिए आपको पता है कि एक तो स्टैंडर्ड सैंपल होना चाहिए, एक आपका टेस्ट सैंपल होना चाहिए। तो एक स्टैंडर्ड प्रिपरेशन हमें तैयार करनी है और एक टेस्ट प्रिपरेशन हमें तैयार करनी है। साथ ही साथ आपको ये भी पता है कि जो आपका स्टैंडर्ड सैंपल है, जो आपका टेस्ट सैंपल है, स्टैंडर्ड तो अप्रूव्ड है, फिर हमें क्या करना है, टेस्ट को कंपेयर करके देखना है स्टैंडर्ड से। ठीक है, तो सबसे पहले स्टैंडर्ड प्रिपरेशन की बात करता हूँ इंसुलिन की। तो जो इंसुलिन का स्टैंडर्ड प्रिपरेशन है, जो इंसुलिन का अप्रूव्ड प्रिपरेशन है, वहां पर एक यूनिट जो है 0.04082 mg कंटेन करता है। अगर मैं बात करूँ 1 यूनिट ऑफ इंसुलिन तो वहां पर कितना मिलेगा मुझे, 0.04082 mg। ठीक है, 82 mg। और ये जो यूनिट है ये स्पेसिफाइड है, दिस यूनिट इज स्पेसिफाइड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इज इक्विवेलेंट टू इंटरनेशनल यूनिट। तो ध्यान रखना, इसमें बिल्कुल गलती नहीं है, ये बिल्कुल अप्रूव्ड है, इंटरनेशनली अप्रूव्ड है, ये स्टैंडर्ड है। तो 1 यूनिट कंटेंट 0.04082 mg ऑफ इंसुलिन। नाउ ये तो हमने बात कर ली स्टैंडर्ड की। उसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। अभी तो मैंने बोला कि एक यूनिट में कितना होता है, अब उसको बनाऊंगा भी तो सही। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ इंसुलिन को मैं प्रिपेयर करूंगा। देखो, सबसे पहले एक्यूरेटली वे करना है मुझे 20 यूनिट ऑफ इंसुलिन। आपको पता है एक यूनिट में कितना होता है, 0.04082 mg। यहाँ पर इसको आप सही करिएगा, 0.04082 mg होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने 20 यूनिट इंसुलिन का वे कर लिया। उसके बाद उसको डिसॉल्व कर लिया सेलाइन में। उसके बाद उसको एसिडिफाई किया मैंने HCl की मदद से, pH रखी 2.5। उसके बाद मैंने वहां पर 0.5% फिनॉल को ऐड कर लिया एज ए प्रिजर्वेटिव। उसके बाद मैंने वहां पर 1.4% से लेकर 1.8% ग्लिसरीन को ऐड कर लिया। फाइनल वॉल्यूम शुड कंटेन 20 यूनिट पर ml। जो फाइनल वॉल्यूम बनेगा ना, वहां पर होना चाहिए 20 यूनिट पर ml। एक ml में कितनी यूनिट होनी चाहिए, 20 यूनिट होनी चाहिए। तब जाके मैं बोलूंगा कि हाँ ये मेरा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है। और जैसे मेरा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बन के तैयार हो जाएगा, उसको मैं स्टोर कर लूंगा कूल प्लेस पे और उसको मैं 6 महीने तक यूज ले सकता हूँ। तो मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, हम बना रहे हैं यहाँ पर, प्रिपरेशन कर रहे हैं यहाँ पर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ इंसुलिन, क्योंकि स्टैंडर्ड बनाना जरूरी है। स्टैंडर्ड बनाएंगे तभी हम टेस्ट से कंपेयर कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपने एक्यूरेटली वे किया 20 यूनिट ऑफ इंसुलिन को। एक यूनिट रखता है 0.04082 mg। उसके बाद उसको डिसॉल्व किया आपने नॉर्मल सेलाइन में। उसके बाद उसको एसिडिफाई किया, HCl से 2.5 pH रखी। फिर वहां पर आपने 0.5% फिनॉल को ऐड किया एज अ प्रिजर्वेटिव। उसके बाद आपने वहां पर ऐड किया 1.4% टू 1.8% ग्लिसरीन। फाइनल वॉल्यूम शुड कंटेन 20 यूनिट्स पर ml। एक ml में कितना होना चाहिए, 20 यूनिट्स होना चाहिए। और एक यूनिट में कितना होता है, 0.04082। आई रिपीट, 0.04082 mg।
अभी हमने क्या करा, स्टैंडर्ड को प्रिपेयर कर लिया है, आगे आपको दे रखा है प्रिपरेशन करना है टेस्ट सैंपल का। सब कुछ सेम है, ठीक है, एज इट इज आप टेस्ट सैंपल को भी बनाओगे। तो सबसे पहले आपने क्या करा, स्टैंडर्ड को तैयार कर लिया, सेम एज इट इज, सेम प्रोसीजर से आप क्या करोगे, टेस्ट सॉल्यूशन को भी बनाओगे। उसके बाद यहाँ पर आपको एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है, या तो आप रैबिट के ऊपर कर सकते हो, माउस के ऊपर कर सकते हो, या आइसोलेटेड रेट डायफ्राम मॉडल के ऊपर आप कर सकते हो, जहां पर आपको रेट को किल करना होता है, फिर उसका डायफ्राम निकालना होता है, और फिर वहां पर आपको ऑब्जर्वेशन करनी होती है। तो आपके पास कई सारे मेथड है इंसुलिन का बायो से परफॉर्म करने के लिए। अभी तक हमने इंसुलिन के बारे में बताया, इंसुलिन का स्टैंडर्ड प्रिपरेशन तैयार किया, टेस्ट प्रिपरेशन एज इट इज सेम तैयार करना है। उसके बाद हम एक्सपेरिमेंट देख रहे हैं कि किस किस पे परफॉर्म कर सकते हैं। तो एक्सपेरिमेंट आप रैबिट पे, माउस पे और आइसोलेटेड रेट डायफ्राम पे परफॉर्म कर सकते हैं। चलिए मैं रैबिट पे कर देता हूँ, ठीक है। तो रैबिट पे करने के लिए सबसे पहले आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा रैबिट का, कि हाँ मुझे ये वाला रैबिट चाहिए। तो आप कैसे चेक करोगे कि आपको कौन सा चाहिए, तो जो भी रैबिट आप लो वो हेल्थी हो, साथ ही साथ उसका वेट हो 1800 टू 3000 ग्राम, ठीक है, और वी कैन से 3 kg। शुड बी मेंटेन्ड ऑन यूनिफॉर्म डाइट, और उसको आप कैसे खाना दो, यूनिफॉर्म डाइट दो। तो आपको एक हेल्थी रैबिट चाहिए, आपको एक 1800 से लेकर 3000 ग्राम तक का रैबिट चाहिए। साथ ही साथ वहां पर उसकी डाइट जो है आपको यूनिफॉर्म रखनी है, क्योंकि अभी इस पे हमें करना है एक्सपेरिमेंट बायो एसे ऑफ इंसुलिन। जब हमने सिलेक्शन कर लिया कि हाँ एक हेल्थी रैबिट ले लिया, इतने वेट का ले लिया, यूनिफॉर्म डाइट रखी, तो उसके बाद ऐसे परफॉर्म करने से पहले, जब भी आप इंसुलिन का ऐसे परफॉर्म करोगे उस रैबिट के ऊपर, उससे पहले उसे भूखा रखना है आपको 18 आवर्स तक, ठीक है। और ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट आप वाटर को विड्रॉ करेंगे। देन आपने क्या करना है, सीधी सी बात है, आपके पास है टेस्ट सॉल्यूशन, आपके पास है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, ठीक है। तो आपने बनाना है यहाँ पे डाइल्यूशन। आपके पास टेस्ट सॉल्यूशन भी था, आपके पास स्टैंडर्ड सॉल्यूशन भी है, दोनों का आपने बना लिया। अब दोनों का आपको कराना है डाइल्यूशन। क्या कराना है, डाइल्यूशन। तो यहाँ पे लिखा है दीज आर फ्रेशली प्रिपेयर्ड बाय डाइल्यूटिंग विथ नॉर्मल NaCl सॉल्यूशन सो एज टू कंटेन 1 यूनिट पर ml एंड 2 यूनिट पर ml। हम डाइल्यूशन क्यों करा रहे हैं, ताकि फाइनली जो बने वो 1 यूनिट पर ml बने, 2 यूनिट पर ml बने, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनना, हमने क्या कराया, यहाँ पर डाइल्यूशन कराया, किसकी मदद से कराया, NaCl की मदद से कराया, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे के पास क्या बना, अब हमें यहाँ से मिला है 1 यूनिट पर ml एंड 2 यूनिट पर ml। जैसे मान लीजिए स्टैंडर्ड वाला सॉल्यूशन है, तो उसका भी 1 यूनिट पर ml और उसका भी 2 यूनिट पर ml। और जैसे मान लीजिए टेस्ट वाला सॉल्यूशन है, तो उसका भी 1 यूनिट पर ml और उसका भी 2 यूनिट पर ml। आप देख सकते हैं, देन वी गेट 2 स्टैंडर्ड एंड 2 टेस्ट सैंपल, ठीक है। 1 यूनिट पर ml का एक तो है स्टैंडर्ड, एक है टेस्ट, और 2 यूनिट पर ml का एक है स्टैंडर्ड, एक है टेस्ट। तो इस तरह से यहाँ पे डाइल्यूशन से हमें मिला है। और फाइनली हमें क्या करना है, जो भी रैबिट है ना उसको लेना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने रैबिट लिया, अब इस रैबिट के ऊपर हमने स्टैंडर्ड सैंपल भी डाल दिया, हमने टेस्ट सैंपल भी डाल दिया। तो जो भी चेंज देखने को मिलेंगे, इंसुलिन डाल रहे हैं तो ऑब्वियसली हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो हम चेक करेंगे कि स्टैंडर्ड में हमें कितना हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट देखने को मिला है और कितने अमाउंट में देखने को मिला है, कितने डोज में देखने को मिला है। तो उतने ही डोज को हम टेस्ट का डालेंगे और चेक करेंगे कि क्या सेम हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट देखने को मिल रहा है। अगर हाँ तो हमारा टेस्ट सॉल्यूशन बहुत अच्छा है, और अगर ना तो हमारा टेस्ट सॉल्यूशन बहुत बेकार है। तो इस तरह से हम बायो एसे को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जैक्ट मैंने आपको बता रखा है एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर। सबसे पहले तो आपने क्या करा, 4 ग्रुप बना लिए, 1 2 3 4, 4 ग्रुप बना लिए। अब हर ग्रुप के अंदर 3 रैबिट रख दिए, 3 रैबिट 3 रैबिट 3 रैबिट, टोटल कितने हो गए, 12 रैबिट हो गए। तो आपने 4 ग्रुप बनाए और हर ग्रुप के अंदर 3 रैबिट रख दिए। उसके बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट पार्ट जो है आपका टेस्ट का, जब आप टेस्ट को परफॉर्म कर रहे हो, जब आप एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहे हो, तो वो 2 पार्ट में परफॉर्म हो रहा है। सबसे पहला जो आपका पार्ट है वहां पर आपको करना है चेक। क्या चेक करोगे आप, इनिशियल ब्लड शुगर लेवल, शुरू में उस खरगोश के अंदर कितना ब्लड शुगर लेवल है उसको चेक करना है। तो ए सैंपल ऑफ ब्लड इज टेकन फ्रॉम द मार्जिनल ईयर वेन। आप देख सकते हैं यहाँ पर हम यहाँ से जो है ब्लड सैंपल ले लेंगे, क्योंकि अभी हमें चेक करना है कि ब्लड में कितना ग्लूकोज है। तो ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को चेक करने के लिए हम शुरू में ईयर जो है, रैबिट का जो ईयर होता है वो थिन पार्ट होता है, काफी पतला होता है, वहां पे मार्जिनल वेन होती है, वहां से हम ब्लड को ले लेंगे और हम चेक कर लेंगे कि अभी कितना यहाँ पर शुगर प्रेजेंट है, अभी कितना यहाँ पर ग्लूकोज प्रेजेंट है।
प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग शुगर इज एस्टिमेटेड पर 100 ml, हम चेक कर लेंगे। उसके बाद उसे हम कहेंगे इनिशियल ब्लड शुगर लेवल। क्या कहेंगे? इनिशियल ब्लड शुगर लेवल। सीधी सी बात है, सबसे पहले आपने क्या करा, 4 ग्रुप बना दिए, 4 ग्रुप के अंदर आपने 3-3 रैबिट को रख दिया, हर ग्रुप में आपके 3-3 रैबिट है। उसके बाद आपने क्या करा, आपको पता है कि आपको भूखा रखना था रैबिट को, मैंने यहाँ पे बोला भी था कि आपने 18 घंटे तक भूखा रखना है, उसके बाद टेस्ट परफॉर्म करना है। तो जब आपने 18 घंटे तक इन्हें भूखा रखा तो इसमें ग्लूकोज तो बहुत कम होगा, तो आपको क्या करना है, मार्जिनल वेन से ब्लड को लेना है और चेक करना है कि इनिशियल ब्लड शुगर लेवल कितना है। उसके बाद आपने यहाँ पे इंसुलिन के इंजेक्शन दे देना है। पहले आपने इनिशियल ब्लड शुगर लेवल चेक कर लिया, उसके बाद इंसुलिन के इंजेक्शन दे दो। और यहाँ पर कैसे दोगे आप, 4 ग्रुप मैंने बना रखे हैं, ठीक है। और आपके पास 4 सैंपल बन चुके थे, स्टैंडर्ड के भी 2, टेस्ट के भी 2। तो अब देखो, जो ग्रुप 1 है, ठीक है, इसका नाम आपने रखा है स्टैंडर्ड 1, फिर है स्टैंडर्ड 2, टेस्ट 1, टेस्ट 2, ये टेस्ट 2 आएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पर जो ट्रीटमेंट हो रहा है, स्टैंडर्ड 1 का स्टैंडर्ड 1 से, स्टैंडर्ड 2 का स्टैंडर्ड 2 से, टेस्ट 1 का टेस्ट 1 से और टेस्ट 2 का टेस्ट 2 से। तो इस तरह से हमने क्या करा, स्टैंडर्ड 1, स्टैंडर्ड 2, टेस्ट 1, टेस्ट 2 को यहाँ पर अरेंज कर दिया, इंसुलिन का इंजेक्शन लगा दिया। और उसके बाद हम क्रॉस चेक करेंगे। देखो मैंने यहाँ पे इस तरह से मीम के थ्रू आपको बताया है कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस चेक करेंगे। स्टैंडर्ड 1 को टेस्ट 2 से, स्टैंडर्ड 2 को टेस्ट 1 से, टेस्ट 1 को स्टैंडर्ड 2 से और टेस्ट 2 को स्टैंडर्ड 1 से। इस तरह से हम क्रॉसिंग करवा देंगे और जब हम क्रॉसिंग करवा देंगे तो हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि हाँ किसकी पोटेंसी कितनी है। तो इस तरह से आपको चेक करना है। और फाइनल ब्लड ग्लूकोज लेवल आफ्टर इंजेक्शन, आफ्टर इंसुलिन का इंजेक्शन, फाइनल ब्लड ग्लूकोज लेवल आप कैसे चेक करेंगे, आप हर घंटे में आपको ब्लड सैंपल लेना है और ब्लड शुगर लेवल चेक करना है और ऐसे आपको 5 घंटे तक करना है। फिर आप बोलोगे फाइनल ब्लड शुगर लेवल आ चुका, फिर आपको क्रॉस टेस्ट करा देना है इस तरह से। और जैसे आप क्रॉसिंग कराओगे आपको पोटेंसी डिटरमाइन हो जाएगी कि हमारा जो टेस्ट सॉल्यूशन है क्या वो स्टैंडर्ड के बराबर है, अगर है तो हमारा टेस्ट सॉल्यूशन जो है पास हो जाएगा। तो ये आपका इंसुलिन का बायो एसे था और इसको डिटेल में मैंने इसलिए पढ़ाया क्योंकि यहाँ से 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, कई बार पूछ लेते हैं बायो एसे बताओ, एप्लीकेशन बताओ और इंसुलिन का बायो एसे डिटेल में बताओ, ठीक है। और भी कई तरह के आपको बायो एसे दे रखे हैं, जैसे ऑक्सीटोसिन का बायो एसे। तो ऑक्सीटोसिन जो होता है इजेक्शन हार्मोन होता है, ये निकालने का काम करता है। जैसे मेमरी ग्लैंड में से मिल्क को निकालना हो तो आपका ऑक्सीटोसिन काम आता है, ठीक है। प्रेगनेंसी में बच्चे को निकालना हो तो ऑक्सीटोसिन काम आता है। पता है आपको, जब प्रेगनेंसी हो जाती है, 9 मंथ कंप्लीट हो जाते हैं, बच्चे को डिलीवरी करानी होती है, पार्चुरेशन करवाना होता है, हमें बच्चे की डिलीवरी करवानी होती है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन दे देते हैं। क्योंकि ऑक्सीटोसिन क्या करता है, यूटेरस में कॉन्ट्रेक्शन कराता है और बच्चे को बाहर निकलवाता है। तो ध्यान रखना, ऑक्सीटोसिन इज इजेक्शन हार्मोन। चाहे मेमरी ग्लैंड में से मिल्क निकालना हो, चाहे यूटेरस में से बच्चा निकालना हो, जहां से कुछ भी निकालना हो तो ऑक्सीटोसिन दे दो, ऑक्सीटोसिन इज इजेक्शन हार्मोन। और अगर बात करूं ऑक्सीटोसिन की, तो ऑक्सीटोसिन इज अ पॉलीपेप्टाइड हार्मोन रिलीज फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी एंड स्टिमुलेट द कॉन्ट्रेक्शन ऑफ यूटेराइन स्मूथ मसल एंड मेमरी ग्लैंड, जैसा कि मैंने आपको कहा। अगर मैं देखूं फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ ऑक्सीटोसिन, तो ये यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा, ठीक है, ऑल्सो नोन एज लव और बॉन्डिंग हार्मोन एंड प्रमोट्स फीलिंग ऑफ वेलबींग। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब बेबी जो है मिल्क को सक करता है तो उस दौरान मदर के ब्रेन में सिग्नल जाते हैं ऑक्सीटोसिन रिलीज करने के, और ये ऑक्सीटोसिन रिलीज होने की वजह से ब्रेस्ट में से मिल्क जो है एजेक्ट आउट होता है। तो ब्रेस्ट में से मिल्क निकालना हो, यूट्रस में से बच्चा निकालना हो, एक ही हार्मोन है, इजेक्शन हार्मोन, जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन। अब इसका देखने वाले हैं बायो एसे। देखो, जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि बायो एसे होता क्या है, बायो एसे की डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन, एप्लीकेशन, तो वो सारी चीजें लिखनी है आपको किसी भी बायो एसे को परफॉर्म करने से पहले। जैसे मान लीजिए आपको पूछा है 5 मार्क्स में ऑक्सीटोसिन का बायो एसे, तो सबसे पहले आप बायो एसे की डेफिनेशन दीजिए, इंट्रोडक्शन दीजिए। उसके बाद आप ये बताइए कि यहाँ पर एक टेस्ट सॉल्यूशन और एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होना बहुत ज़रूरी है। इन दोनों के बीच में हम कंपैरिजन करके पता करते हैं कि हमारा टेस्ट सॉल्यूशन जो है स्टैंडर्ड के बराबर है या नहीं। अगर बराबर होता है तो हमारा टेस्ट पास है। उसके बाद आप बताइए कि यहाँ पर जो भी हम एनिमल यूज़ लेते हैं वो IAEC के अंडर, गाइडलाइंस के अंडर में हमें यूज़ लेना है, ठीक है। और उसके बाद एक स्पेसिफिक वेट का लेना है और हेल्थी एनिमल को यूज़ लेना है बायो एसे को परफॉर्म करने के लिए, ठीक। उसके बाद जैसे ऑक्सीटोसिन का बायो एसे है, तो ऑक्सीटोसिन के बारे में बता दीजिए कि ऑक्सीटोसिन एक बर्थ हार्मोन है और ऑक्सीटोसिन जो है इजेक्शन हार्मोन है, जैसे यूट्रस में कॉन्ट्रेक्शन करा के पार्चुरेशन करवाता है, ब्रेस्ट में से मिल्क को रिलीज करवाता है। तो इस तरह से ऑक्सीटोसिन के फीचर लिख दीजिए। अब उसके बाद आपको ऑक्सीटोसिन का बायो एसे स्टार्ट करना है जब आपके 2 पेज ऑलरेडी कवर हो चुके होंगे।
तो इस तरह से अगर आप किसी बायो एसे में अटक भी जाते हैं तो इस तरह से आपको आंसर को फ्रेम करना है। देखो यहाँ पर भी सारी बात सेम लिखी हुई है कि एक तो स्टैंडर्ड सैंपल होना चाहिए, एक आपका टेस्ट सैंपल होना चाहिए। तो जो स्टैंडर्ड प्रिपरेशन है यहाँ पर लिखा है द स्टैंडर्ड प्रिपरेशन फॉर ऑक्सीटोसिन इज एस्टेब्लिश्ड इन 1978, कंसिस्ट ऑफ फ्रीज ड्राइड सिंथेटिक ऑक्सीटोसिन पेप्टाइड विथ ह्यूमन एल्ब्यूमिन। क्या क्या होता है? एक तो फ्रीज ड्राइड सिंथेटिक ऑक्सीटोसिन होता है, उसके साथ ह्यूमन एल्ब्यूमिन एंड सिट्रिक एसिड होता है, ठीक है, जो कि एम्प्यूल्स में सप्लाई किए जाते हैं। ईच एम्प्यूल सप्लाई कंटेनिंग 12.5 यूनिट। आई रिपीट, जो आपका ऑक्सीटोसिन होता है, ऑक्सीटोसिन का जो आपका स्टैंडर्ड प्रिपरेशन है, स्टैंडर्ड प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन कंसिस्ट ऑफ फ्रीज ड्राइड सिंथेटिक ऑक्सीटोसिन पेप्टाइड विथ ह्यूमन एल्ब्यूमिन एंड सिट्रिक एसिड सप्लाइड इन एम्प्यूल कंटेनिंग 12.5 यूनिट। ठीक है, तो ये हो गई आपकी स्टैंडर्ड प्रिपरेशन। नाउ बायो एसे एक्सपेरिमेंटल मेथड। तो 3 तरह के एक्सपेरिमेंटल मेथड मैंने आपको बता रखे हैं ऑक्सीटोसिन के लिए। सबसे पहले है मेथड ए, फिर है आपका मेथड बी, फिर है आपका मेथड सी। तो जो मेथड ए है वहां पर हम क्या करते हैं, जो चिकन होता है उसके ब्लड प्रेशर में डिप्रेशन लाते हैं, उसके ब्लड प्रेशर को कम करते हैं। फिर मेथड बी में क्या होता है, जो आपका रेट है उसके यूटेरस में कॉन्ट्रेक्शन होता है, ठीक है। और मेथड सी में क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं किसकी मदद से, मिल्क इजेक्शन प्रेशर इन ए लैक्टेटिंग रेट। तो आप 3 तरह से कर सकते हैं इस बायो एसे को, या तो मिल्क इजेक्शन प्रेशर को मेजर करके, या फिर रेट के जो यूटेरस है उसके कॉन्ट्रेक्शन को मेजर करके, या फिर जो ब्लड प्रेशर है उसके डिप्रेशन को मेजर करके चिकन में। तो कई तरीके हैं, हम देखने वाले हैं बाय कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द रेट यूटेरस। रेट के यूटेरस में कॉन्ट्रेक्शन कराएंगे, बिकॉज एज यू नो वेरी वेल, यूटेरस में कॉन्ट्रेक्शन कौन करवाता है, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन इज ऑल्सो नोन एज इजेक्शन हार्मोन, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द रेट यूटेरस। तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, टेस्ट एनिमल को लेना है, फीमेल रेट को लेना है। अब यहाँ पर मैंने फीमेल रेट को क्यों लिया, क्योंकि आप सभी जानते हैं यूटेरस में कॉन्ट्रेक्शन करवाना है, यूटेरस किस में होता है, फीमेल में होता है, दैट्स वाई हमने फीमेल रेट लिया है, ठीक है। और दूसरी बात, उसका वेट कितना होना चाहिए, 120 to 200 ग्राम, जिसमें हम 100 mcg का मतलब होता है माइक्रोग्राम एस्ट्राडायोल बेंजोएट को इंट्रामस्कुलरी इंसर्ट करेंगे। अब सबसे पहला सवाल कि हम 100 mcg मतलब 100 माइक्रोग्राम एस्ट्राडायोल बेंजोएट को इंट्रामस्कुलरली क्यों डाल रहे हैं फीमेल रेट में, क्योंकि आप सभी जानते हैं ह्यूमन में तो साइकिल चलती है मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल्स में, ठीक है, बट यहां पर चलती है एस्ट्रस साइकिल। जो रेट वगैरह होता है उसमें साइकिल का नाम क्या है, एस्ट्रस साइकिल। तो इस साइकिल को प्रमोट करने के लिए, इस साइकिल को चलाने के लिए हम यहाँ पर इंजेक्ट करेंगे 100 माइक्रोग्राम ऑफ एस्ट्राडायोल बेंजोएट इंट्रामस्कुलरली। देखो बायो एसे को परफॉर्म करने से पहले आपको वेजाइनल स्मेयर लेना है, ताकि आप चेक कर सको कि कौन सा फेज चल रहा है, जो एस्ट्रस साइकिल उसमें चल रही है उस साइकिल का कौन सा फेज उसमें चल रहा है। उसके बाद आपको रेट को किल कर देना है एंड सस्पेंड द वन हॉर्न ऑफ द यूटेरस इन बाथ कंटेनिंग ए सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग कंपोजिशन। आपको एक सॉल्यूशन में उस यूटेरस को रख देना है, ठीक है। हॉर्न ऑफ द यूटेरस को आपको प्लेस करना है एक सॉल्यूशन में। वो सॉल्यूशन किसका होगा, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, और वी कैन से डाई सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, सोडियम डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट एंड मैग्नीशियम क्लोराइड एंड डेक्सट्रोज। तो ध्यान रखना, सबसे पहले आपने ये एस्ट्रस साइकिल वाला कंफर्मेशन करा, फिर उसके बाद आपने वेजाइनल स्मीयर लिया और पता लगाया कि कौन सा फेज चल रहा है साइकिल का, फिर आपने रेट को किल कर दिया। उसके बाद जो हॉर्न ऑफ द यूटेरस है उसको आपने एक सॉल्यूशन मीडिया में डाला। सॉल्यूशन मीडिया में क्या क्या होना चाहिए, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, डाई सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, सोडियम डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड और डेक्सट्रोज। कोई भी 2-3 नाम याद रख लो। उसके बाद आपने क्या करना है, वहां पर 32 डिग्री सेल्सियस को मेंटेन करना है, और वहां पर ऑक्सीजन को प्रॉपर मेंटेन करना है। 95% ऑक्सीजन वहां पर मेंटेन करके रखनी है, और 5% वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड को मेंटेन करना है, ठीक है। तो जो आपका हॉर्न ऑफ द यूटेरस था वो है अभी डिसोल्यूशन मीडिया में, वो है अभी सॉल्यूशन मीडिया में, आपके फिजियोलॉजिकल सॉल्ट सॉल्यूशन में, जहां पर ये सारी चीजें अवेलेबल होनी चाहिए, ऑक्सीजन अवेलेबल होना चाहिए, एज वेल एज 32 डिग्री सेल्सियस वहां पे मेंटेन होना चाहिए टेम्परेचर। उसके बाद मेथड बी, वही मेथड चल रही है आपकी कॉन्ट्रेक्शन ऑफ यूटेरस वाली, राइट यूटेरस वाली। रिकॉर्ड द कॉन्ट्रेक्शन प्रोड्यूस्ड बाय द एडिशन ऑफ द बाथ ऑफ 2 डोजेस ऑफ स्टैंडर्ड प्रिपरेशन। देखो सीधी सी बात है, अब हमें क्या करना है, जैसे मान लीजिए आपका ये सैंपल है, इसके अंदर आपका सारा मीडिया वीडिया तैयार है, हमने यहाँ पर यूटेरस को प्लेस किया, हॉर्न ऑफ द यूटेरस को प्लेस किया यहाँ पर। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, हमारी स्टैंडर्ड की ड्रग डालूंगा, फिर मैं क्या करूंगा,
टेस्ट की ड्रग डालूंगा और फिर मैं क्या करूंगा, कंपैरिजन करूंगा कि स्टैंडर्ड टेस्ट के बराबर है तो हमारा टेस्ट पास है, नहीं तो फेल है। तो इस तरह से चलता है सारा प्रोसीजर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका बायोएसे ऑफ वेसोप्रेसिन। तो वेसोप्रेसिन का बायोएसे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको सारी बातें लिखनी है। बायोएसे होता क्या है, एप्लीकेशन क्या है, बायोएसे क्यों परफॉर्म करते हैं, और वेसोप्रेसिन होता क्या है। वेसोप्रेसिन की अगर मैं बात करूं, वेसोप्रेसिन एक पेप्टाइड हार्मोन है जो कि सेक्रेट होता है पोस्टीरियर लॉब्स ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। आई रिपीट, वेसोप्रेसिन इज अ पेप्टाइड हार्मोन दैट इज सेक्रेटेड बाय द पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। ये क्या करता है, ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्शन करता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, स्टिमुलेट इंटेस्टाइन मोटिलिटी, इंटेस्टाइन की मोटिलिटी को बढ़ाता है, स्टिमुलेट करता है, और यूरिन के एस्क्रीशन को रिड्यूस करता है। मैं रिपीट कर देता हूं, ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रक्शन कराता है, साथ ही साथ ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, स्टिमुलेट करता है इंटेस्टाइन की मोटिलिटी को, और रिड्यूस करता है यूरिन के एस्क्रीशन को। ठीक है, इट हैज वेसोप्रेसर एक्शन, दैट इज it can stimulate the contraction of artery and capillary, hence the name vasopressin, also called antidiuretic hormone. That's why it reduce the excretion of urine. This is antidiuretic hormone जो कि डायूरेसिस को प्रिवेंट करता है। दिस इज वेसोप्रेसिन। ठीक है, ये इसका फ्लो चार्ट है, किस तरह से ये काम करता है। तो वेसोप्रेसिन के बारे में अच्छे से बता देना, उसके बाद स्टार्ट करना बायो एसे ऑफ वेसोप्रेसिन। तो देखो, बायो ऐसे करना है मतलब एक स्टैंडर्ड सैंपल होना चाहिए, एक टेस्ट सैंपल होना चाहिए। स्टैंडर्ड वाला जो है अप्रूव्ड होता है, टेस्ट वाले को हम कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड से, और अगर टेस्ट वाला स्टैंडर्ड के बराबर आ जाता है तो हम कहते हैं कि हमारा टेस्ट सैंपल जो है पास है। तो यहाँ पर सबसे पहले स्टैंडर्ड प्रिपरेशन देखेंगे वेसोप्रेसिन का। तो जो ऑक्सिन होती है, मतलब कि जो कैटल होती है, ठीक है, उसकी पिट्यूटरी ग्लैंड की बात कर रहे हैं। स्टैंडर्ड प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं किसकी, हम स्टैंडर्ड प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं वेसोप्रेसिन की, जिसको बोलते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जो कि डायूरेसिस को प्रिवेंट करता है, जो कि एस्क्रीशन को प्रिवेंट करता है यूरिन के। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है स्टैंडर्ड प्रिपरेशन। तो इट इज अ ड्राइड एसीटोन एक्सट्रैक्ट ऑफ पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। और किसकी पिट्यूटरी ग्लैंड, ऑक्सिन की, कैटल की पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये आपकी स्टैंडर्ड प्रिपरेशन है। ठीक है, ड्राइड एसीटोन एक्सट्रैक्ट ऑफ पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, और किसकी पिट्यूटरी ग्लैंड है, आपके कैटल की। उसके बाद यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड यूनिट बता रखी है कि 20 यूनिट पर ml। वेसोप्रेसिन का बायो एसे अगर आपको परफॉर्म करना है, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि वेसोप्रेसिन जो है एंटी डायूरेटिक हार्मोन है। तो कल को अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन का बायो एसे परफॉर्म करो, तो ऐसा मत बोलना कि सर ने नहीं कराया, सर ने करा रखा है। वेसोप्रेसिन ऑल्सो नोन एज एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो अगर आपको वेसोप्रेसिन और एडीएच का बायो एसे परफॉर्म करना है तो उसके लिए आपके पास एक तो रेट मॉडल है, एक कैट मॉडल है, पर हम रेट को पढ़ते आ रहे हैं तो चलिए रेट मॉडल को ही देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, एल्बिनो रेट को लेना है जिसका वेट है 300 ग्राम। उसके बाद उसमें एनेस्थीसिया डालना है। ठीक है, एनेस्थीसिया डालना है सब क्यूटेनियस, यहाँ पे लिखा है एस से मतलब सब क्यूटेनियस इंजेक्शन से उसको एनेस्थीसिया डालना है। ठीक है, एनेस्थाइज इट बाय सब क्यूटेनियस इंजेक्शन ऑफ इथाइल कार्बामेट सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन डालेंगे, इथाइल कार्बामेट सॉल्यूशन, जिससे एनेस्थाइज हो जाएगा वो। उसके बाद आफ्टर 40 to 60 मिनट कैन्युलेट द ट्रेकिया फॉर आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। हम क्या करेंगे, कैन्युलेट करेंगे। कैन्युलेट का मतलब होता है एक थिन ट्यूब को एंटर करवाना, एक थिन ट्यूब को पुट करना। तो हम थिन ट्यूब पुट कर रहे हैं ट्रेकिया में ताकि हम करवा सकें आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। तो सबसे पहले एल्बिनो रेट ले लिया, 300 ग्राम उसका वेट है, उसको एनेस्थीसिया दे दिया। उसके बाद 40 से 60 मिनट बाद हमने वहां पर कैन्युलेट कर लिया ट्रेकिया में। कैन्युलेट का मतलब होता है एक थिन ट्यूब को एंटर करा ट्रेकिया में ताकि आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन करा सके। उसके बाद कैन्युलेट करने के बाद एक और कैन्युलेशन आपको करना है, कैन्युलेट द कैरोटिड आर्टरी फॉर बीपी मॉनिटरिंग। ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करने के लिए कैन्युलेट करते हैं हम कैरोटिड आर्टरी। सो कैन्युलेट का मतलब मैंने आपको पहले बता दिया, पुटिंग ए थिन ट्यूब, कैन्युलेट कैरोटिड आर्टरी फॉर बीपी मॉनिटरिंग, कैन्युलेट फीमोरल वेन फॉर ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। सभी को कैन्युलेट करना है। कैन्युलेट आपने करा ट्रेकिया को, कैन्युलेट आपने करा कैरोटिड आर्टरी को, कैन्युलेट आपने करा फीमोरल वेन को। और फीमोरल वेन को क्यों करा, ताकि आप यहां से ड्रग को एडमिनिस्टर कर सको। कैरोटिड आर्टरी को क्यों करा, ताकि आप यहां से ब्लड प्रेशर को मॉनिटर कर सको। और ट्रेकिया को क्यों करा, ताकि आप आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन दे सको। उसके बाद आपने इंजेक्ट करना है 200 यू हेपारिन इन सलाइन सॉल्यूशन डिवाइड बाय 100 ग्राम बॉडी वेट। देखो जितना भी ग्राम बॉडी वेट है उस अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर ड्रग देना है, और हम दे रहे हैं हेपारिन। तो हेपारिन क्या होता है, हेपारिन जो है एंटीकोगुलेंट होता है, आप सभी को पता है। ए सुटेबल हाइपोटेंसिव एजेंट इज गिवन इन टू टेल वेन। अब एक सुटेबल हमने क्या करा, हाइपोटेंसिव एजेंट दिया, और कहां पर दिया, टेल वेन से दिया, टू प्रोड्यूस ए
कांस्टेंट बेसल प्रेशर ऑफ 50 टोर। सर हमने यहाँ पर बेसल प्रेशर को 50 टोर मेंटेन रखने के लिए टेलवेन से हाइपोटेंसिव एजेंट को दे दिया। उसके बाद डाइल्यूट करना है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को, टेस्ट प्रिपरेशन को, दोनों ही प्रिपरेशन को आपको क्या करना है, डाइल्यूट करना है। डाइल्यूट करने के बाद उसको इंजेक्ट करना है बिटवीन 0.1 टू 0.5 ml। यहाँ तक क्लियर हो गया? आपको इंजेक्ट करना है 0.1 टू 0.5 ml। उसके बाद choose two dose of standard so that lower dose produce 30 torr BP and higher dose produce 50 torr BP, that is the ratio does should be 3:5। दो डोज आपको लेने स्टैंडर्ड के, एक डोज जो होगा लोअर डोज होगा जो कि 30 टोर रखेगा प्रेशर को, ठीक है, और एक जो डोज होगा वो हायर डोज होगा जो कि प्रेशर को रखेगा आपके 50 टोर। कितना रखेगा? 50 टोर। Select test dose according to the standard dose. Doses are added at an interval of 3 to 5 minutes in random order. Record rise in blood pressure and response to each dose. देखो सीधी सी बात है, आपको ब्लड प्रेशर को चेक करना है कि डोज देने पर कितना ब्लड प्रेशर में चेंज आ रहा है। अगर आपके स्टैंडर्ड में स्टैंडर्ड का डोज है मान लो, और स्टैंडर्ड के डोज से जितना ब्लड प्रेशर में चेंज आ रहा है, अगर उतना ही चेंज आपके टेस्ट वाले डोज से भी आया तो आपका टेस्ट पास है, नहीं तो फेल है। बात खत्म, ठीक है। यहाँ पे लिखा है मीन टेस्ट रिजल्ट आर कंपेयर्ड विद स्टैंडर्ड। बात खत्म। नेक्स्ट है आपका एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन आप सभी को पता है। सबसे पहले आप लिखोगे बायो एसे क्या होता है, फिर बायो एसे के एप्लीकेशन लिखोगे, वाई वी परफॉर्म बायो एसे का इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन। उसके बाद एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक की बारे में आप लिखोगे कि एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक जो हार्मोन होते हैं ये एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं, इसको हम कोर्टिकोट्रोपिन भी कहते हैं, ठीक है। इसका सोर्स लिखा हुआ है ACTH इज मेनली सिक्रेटेड बाय द बेसोफिलिक क्रोमोफिलिक सेल ऑफ द एंटीरियर पिट्यूटरी। उसके बाद आपको बता रखा है ACTH इज अ लार्ज पॉलीपेप्टाइड हैविंग ए चेन लेंथ ऑफ 39 अमीनो एसिड। तो ये सारी बातें आपको बतानी है ACTH के बारे में। और यहाँ पर और देख लो कि हाइपोथैलेमस जब स्टिमुलेट होता है तो वो रिलीज करता है CRH। लास्ट लेक्चर में यूनिट नंबर 4 में मेडिसिनल केमिस्ट्री की हमने देखा था CRH क्या होता है। उसके बाद CRH रिलीज होने के बाद एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है, और एंटीरियर पिट्यूटरी स्टिमुलेट होने के बाद रिलीज करती है ACTH, और ये ACTH एड्रिनल कोर्टेक्स को स्टिमुलेट करके कोर्टिकोस्टेरॉइड को रिलीज कराता है। तो इस तरह से इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है। आप देख सकते हैं ये ACTH क्या कर रहा है, एड्रिनल कोर्टेक्स को स्टिमुलेट करा के कई तरह के कोर्टिकोस्टेरॉइड को रिलीज करवा रहा है, जैसे ग्लूकोकोर्टिकोइड, मिनरलोकोर्टिकोइड, जैसे कि आपका कोर्टिसोल, आपका एल्डोस्टेरोन, ठीक है। आगे चलते हैं, बायो ऐसे देखते हैं ACTH का। तो ACTH मतलब आपका एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, और वी कैन से कोर्टिकोट्रोपिन इज ए पॉलीपेप्टाइड ट्रोपिक हार्मोन। 39 अमीनो एसिड होते हैं। ये सारी बातें हमने पहले ही बोल दी। और अभी मैंने आपको बताया कि ACTH आगे जाके आपके कोर्टिकोस्टेरॉइड को रिलीज कराता है, जैसे कि ग्लूकोकोर्टिकोइड, मिनरलोकोर्टिकोइड। तो एक बेस्ट एग्जांपल मैं देता हूँ ग्लूकोकोर्टिकोइड का, तो वो है आपका कोर्टिसोल। और ये कोर्टिसोल बहुत ही इसेंशियल होता है। ये आपके प्रोटीन एंड लिपिड मेटाबॉलिज्म में इसेंशियल होता है, आपके इम्यून सिस्टम को सप्रेस भी करता है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन भी करता है, और ब्लड ग्लूकोज को रेगुलेट भी करता है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे दे रखा है बायो एसे ऑफ ACTH। तो आपको पता है बायो एसे परफॉर्म करने के लिए एक तो स्टैंडर्ड प्रिपरेशन होनी चाहिए, एक टेस्ट प्रिपरेशन होनी चाहिए, और स्टैंडर्ड प्रिपरेशन को हम टेस्ट प्रिपरेशन से कंपेयर करेंगे, और अगर हमारा टेस्ट स्टैंडर्ड के बराबर आ गया तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा टेस्ट पास है, और अगर हमारा टेस्ट स्टैंडर्ड के बराबर नहीं आया, उससे कम आ रहा है, तो हमारा टेस्ट प्रिपरेशन जो है फेल है, वो बेकार है, ठीक है। तो ऑफिशियल प्रिपरेशन की अगर मैं बात करूं, स्टैंडर्ड प्रिपरेशन की अगर मैं बात करूं ACTH के, तो यहाँ पे लिखा है कोर्टिकोट्रोपिन इंजेक्शन। इट इज अ स्टेराइल सॉल्यूशन एंड ए सुटेबल डाइल्यूएंट। इसकी पोटेंसी रेंज है 80.0 से लेकर 120.0% ऑफ यूएसपी कोर्टिकोट्रोपिन यूनिट्स। आई रिपीट, ऑफिशियल प्रिपरेशन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे लिखा है कोर्टिकोट्रोपिन इंजेक्शन। इट इज अ स्टेराइल सॉल्यूशन एंड ए सुटेबल डाइल्यूएंट। पोटेंसी रेंज फ्रॉम 80 to 120% ऑफ यूएसपी कोर्टिकोट्रोपिन यूनिट्स। अब यहाँ पे लिखा है रिपोजिटरी कोर्टिकोट्रोपिन इंजेक्शन। रिपोजिटरी मतलब कि एक ऐसा कंटेनर, एक ऐसा प्लेस जहां पर आप इसको बल्क क्वांटिटी में, लार्ज क्वांटिटी में स्टोर करके रख सको, ठीक है। तो ये जो इंजेक्शंस होते हैं, इस कोर्टिकोट्रोपिन इन ए स्टेराइल सॉल्यूशन ऑफ पार्शियली हाइड्रोलाइज्ड जिलेटिन एंड इज इंटेंडेड फॉर सबक्यूटेनियस एंड इंट्रामस्कुलर यूज। देखो ये जो इंजेक्शन होते हैं ये आप सब क्यूटेनियसली यूज कर सकते हो, इंट्रामस्कुलरली यूज कर सकते हो। ये आपके कोर्टिकोट्रोपिन है स्टेराइल सॉल्यूशन में।
इट इज अ कोर्टिकोट्रोपिन इन स्टेराइल सॉल्यूशन ऑफ पार्शियली हाइड्रोलाइज्ड जिलेटिन। किसके स्टेराइल सॉल्यूशन में? पार्शियली हाइड्रोलाइज्ड जिलेटिन के स्टेराइल सॉल्यूशन में। ये देखिए नेक्स्ट पॉइंट में आपको लिखा हुआ है दिस सॉल्यूशन हैज बीन एडॉप्टेड एज द रेफरेंस स्टैंडर्ड फॉर द बायोएसए। और इसी को आप क्या कह रहे हो? रेफरेंस सॉल्यूशन, और वी कैन से स्टैंडर्ड रेफरेंस सॉल्यूशन फॉर द बायोएसए। नेक्स्ट यहाँ पर आपको दे रखा है पर्पस एंड रेशनल। देखो, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पिट्यूटरी एसिटीएच डिक्रीज द एस्कॉर्बिक एसिड प्रेजेंट इन द एड्रिनल्स। जैसे ही आप एडमिनिस्ट्रेशन कराओगे आपके एसिटीएच का, तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पिट्यूटरी एसिटीएच, जैसे ही एसिटीएच का एडमिनिस्ट्रेशन होगा उसकी वजह से क्या डिक्रीज होगा? डिक्रीज द एस्कॉर्बिक एसिड प्रेजेंट इन द एड्रिनल्स। एड्रिनल्स में जो भी एस्कॉर्बिक एसिड है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। आई रिपीट, जैसे आप एडमिनिस्ट्रेशन कराओगे पिट्यूटरी एसिटीएच का, ये जो पिट्यूटरी से रिलीज हुआ एसिटीएच है, जैसे इसका एडमिनिस्ट्रेशन होगा डिक्रीज हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड जो कि प्रेजेंट है आपके एड्रिनल में। द डिप्लीशन ऑफ एड्रिनल एस्कॉर्बिक एसिड इज द फंक्शन ऑफ द डोज ऑफ एसिटीएच एडमिनिस्टर। वही बात हो गई कि ये जो एस्कॉर्बिक एसिड कम हो रहा है ये एसिटीएच की वजह से हो रहा है। दिस रिलेशनशिप हैज बीन यूज्ड फॉर ए क्वांटिटेटिव एसे ऑफ एसिटीएच। ठीक है, एसिटीएच का बायोएसे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमें स्टैंडर्ड सॉल्यूशन भी लेना है, टेस्ट सॉल्यूशन भी लेना है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं सॉल्यूशन ए, 5 यूनिट्स ऑफ टेस्ट और स्टैंडर्ड dissolved in a 0.25 ml of 0.5% phenol solution। देखो, आपको 5 यूनिट लेनी है। ठीक है, आपको टेस्ट भी बनाना है, आपको स्टैंडर्ड भी बनाना है, फिर दोनों को कंपेयर भी करना है। तो आपको 5 यूनिट लेनी है और उन 5 यूनिट को चाहे आपने टेस्ट के लिए चाहे अपने स्टैंडर्ड के लिए उनको डिसॉल्व करना है 0.25 ml ऑफ 0.5% फिनॉल सॉल्यूशन में। फिर उसे आपको डाइल्यूट करना है विथ 8.1 ml ऑफ 15% जिलेटिन सॉल्यूशन। तो मैं रिपीट कर देता हूं, आपको 5 यूनिट लेनी है, टेस्ट की भी लेनी है, स्टैंडर्ड की भी लेनी है। फिर उसको आपको डिसॉल्व करना है 0.25 ml ऑफ 0.5% फिनॉल सॉल्यूशन एंड उसको डाइल्यूट करना है विथ 8.1 ml ऑफ 15% जिलेटिन सॉल्यूशन। नाउ 0.5 ml कंटेन 300 mu एसिटीएच। अभी आपके पास क्या आ चुका है कि जो 0.5 ml है उसमें कितना है? 300 mu एसिटीएच है। उसके बाद यहां से ये जो सॉल्यूशन है आपका तैयार हुआ 0.5 ml कंटेन 300 mu एसिटीएच। अब इससे आप बनाओगे सॉल्यूशन बी को। 3 ml यहां से ले लो, जो सॉल्यूशन ए बनाया ना उसका 3 ml ले लो, 3 ml ऑफ सॉल्यूशन ए। अब उसको क्या करना है? आपको डाइल्यूट करना है विद 6 ml जिलेटिन सॉल्यूशन। तो यहां से सॉल्यूशन ए का आपने लिया 3 ml और उसको डाइल्यूट कर रहे हो आप किससे? 6 ml जिलेटिन सॉल्यूशन से। तो जो आपका पहले बना था यहाँ पर 300 mu, अब यहां पर रह गया वो 100 mu। उसके बाद यहां का वापस 3 ml ले लो। ठीक है, फिर आपने क्या करना है? अगेन 3 ml सॉल्यूशन सी में क्या करना है? अगेन 3 ml ऑफ सॉल्यूशन बी। सॉल्यूशन बी का क्या करना है? 3 ml लेना है और फिर उसे वापस डाइल्यूट करना है 6 ml जिलेटिन सॉल्यूशन से। तो अब आप देख सकते हैं 33 mu एसिटीएच पर 0.5 ml। तो पहले तो कितना था? 300, फिर कितना रह गया? 100, और अब कितना रह गया? 33 mu। तो आपने बनाया सॉल्यूशन ए, सॉल्यूशन बी, सॉल्यूशन सी, और मैंने आपको बोला था टेस्ट के लिए भी स्टैंडर्ड के लिए भी। तो आपके पास बन गया स्टैंडर्ड का सॉल्यूशन है, स्टैंडर्ड का सॉल्यूशन बी और स्टैंडर्ड का सॉल्यूशन सी। फिर टेस्ट का सॉल्यूशन है, टेस्ट का सॉल्यूशन बी और टेस्ट का सॉल्यूशन सी। मतलब आपके 6 सॉल्यूशन तैयार हो चुके हैं। उसके बाद आपको बायोएसे को परफॉर्म करना है। सबसे पहले आपको मेल विस्टर रेट लेना है 100 से 200 ग्राम का, जहां पर आपको कराना है पिट्यूटरी ग्लैंड को रिमूव। सर्जरी से आपने क्या करा? हाइपोफाइसेक्टोमाइज कर दिया, मतलब आपने वहां पर सर्जरी से पिट्यूटरी ग्लैंड को रिमूव कर दिया 1 डे प्रायर टू द टेस्ट। जो बायोएसे का टेस्ट आप परफॉर्म करने वाले हो उससे एक दिन पहले ही आपने पिट्यूटरी ग्लैंड को रिमूव कर दिया मेल रेट में से, और उसका वेट कितना था? 100 से 200 ग्राम। फॉर 1 टेस्ट विथ 3 डोज ऑफ टेस्ट प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्ड सॉल्यूशन यूज फॉर द स्टडी। देखो आपने बनाया ना, 3 तो टेस्ट प्रिपरेशन बनाई, 3 स्टैंडर्ड प्रिपरेशन बनाई। अब उसे काम लेंगे, जो आपका रेट था, जो आपका मेल रेट था जिसका वेट था 100 to 200 ग्राम, जहां पर आपने पिट्यूटरी ग्लैंड को रिमूव किया था, ऐसे आपको रिमूव करना है पिट्यूटरी ग्लैंड को कम से कम 36 रेट में। ज्यादा से ज्यादा 60 हो तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात है, पर कम से कम 36 तो होने ही चाहिए रेट। तो 36 रेट लेकर उनमें से पिट्यूटरी ग्लैंड को रिमूव करना है। उसके बाद रेट्स आर रेंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू 6 ग्रुप।
और वो जो रेट है जिसमें से पिट्यूटरी ग्लैंड को आपको रिमूव करना था, जिसमें से आपने रिमूव कर दिया एक दिन पहले टेस्ट के, उसको आपने 6 ग्रुप में डिवाइड कर दिया. Each rate receive a subcutaneous 0.5 ml of the various concentration of test और standard. देखो जो 0.5 ml जो सॉल्यूशन है, जो प्रिपरेशन है आपकी, चाहे वो टेस्ट प्रिपरेशन हो, स्टैंडर्ड प्रिपरेशन हो, हम जो है रेट में इंजेक्ट करेंगे सबक्यूटेनियसली. 3 hours after injection, the animal are anesthetized and both adrenal removed. 3 घंटे बाद क्या होगा, एनिमल जो है एनेस्थाइज्ड हो जाएगा, मतलब कि वहां पर एनेस्थीसिया का असर आने लग जाएगा. ठीक है, और वहां पर हम क्या करेंगे, एड्रिनल को रिमूव कर लेंगे. उसके बाद द रेट आर सेक्रीफाइस. सेक्रीफाइस का मतलब है कि रेट को हमने किल कर दिया. ठीक है, एंड द स्कल ओपन टू वेरीफाई कंप्लीटनेस ऑफ द हाइपोफाइसेक्टोमी. जो आपने हाइपोफाइसेक्टोमी करी है, मतलब जो आपने वहां से पिट्यूटरी ग्लैंड को रिमूव करा है, उसको चेक करने के लिए आप क्या करोगे, रेट को सेक्रीफाइस करोगे, स्कल को ओपन करोगे और चेक करोगे कि वो सही से हुआ है या नहीं. द एड्रिनल आर होमोजेनाइज इन ग्लास ट्यूब विच कंटेन 200 mg प्योर सेंट. जो एड्रिनल्स है उसको आपने होमोजेनाइज कर दिया, कहां पर, ग्लास ट्यूब में. और ग्लास ट्यूब में क्या है, 200 mg प्योर सेंड है, 8 ml ऑफ 4% ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड है और एस्कॉर्बिक एसिड है. आई रिपीट, 8 ml ऑफ 4% ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड एंड एस्कॉर्बिक एसिड है. ठीक है, और फिर आपने वहां से पोटेंसी चेक कर ली. जो आपने 3 सॉल्यूशन बनाए थे उन तीनों को इंजेक्ट करके वहां पे क्रॉसिंग करा दी, जैसे आपने इंसुलिन में कराया था. अगर इसको शॉर्ट में हम समझे तो शॉर्ट में आप देख सकते हैं, हमने जो है एल्बिनो रेट्स लिए, 36 मिनिमम होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 60 ले लो आप, कोई दिक्कत नहीं. उनमें से पिट्यूटरी ग्लैंड को रिमूव कर दिया, उसको 6 ग्रुप में डिवाइड कर दिया, जहां पर हर ग्रुप में या तो 6 आएंगे या फिर 10 आएंगे. अगर आपने मिनिमम लिया और 6 ग्रुप बनाए तो 6 6 36, हर ग्रुप में 6 आ जाएंगे. और अगर आपने 60 रेट्स लिए हैं तो 6 ग्रुप बनाने पे हर ग्रुप में 10 आ जाएंगे. उसके बाद आपने यहाँ पर टेस्ट सॉल्यूशन जो भी बनाया था वो डाल दिया, टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3. ठीक है, और स्टैंडर्ड 1, स्टैंडर्ड 2, स्टैंडर्ड 3, वो सारे सॉल्यूशन आपने यहाँ पे इंजेक्ट कर दिए. और 3 आवर के बाद जब आपने इंजेक्शन कर दिया, एनिमल एनेस्थाइज्ड हो गया है, मतलब एनिमल जो है एनेस्थीसिया का आ चुका है असर. अब वहां पे एड्रिनल ग्लैंड को रिमूव करेंगे फॉर एस्कॉर्बिक एसिड डिटर्मिनेशन. तो यहाँ से हमने क्या करा, एड्रिनल्स को रिमूव किया. एड्रिनल्स आर रिमूव फॉर एस्कॉर्बिक एसिड डिटर्मिनेशन एंड द एड्रिनल आर होमोजेनाइज्ड इन ए ग्लास ट्यूब. अब एड्रिनल को रिमूव किया, क्यों रिमूव किया, क्योंकि वहां पर एस्कॉर्बिक एसिड का डिटर्मिनेशन हमें करना है, क्योंकि हमने शुरू में देखा था. देखो, जैसे ही हम एसीटीएस डालेंगे तो एसीटीएस डालने से क्या हो रहा है, एस्कॉर्बिक एसिड जो है कम हो रहा है एड्रिनल में. तो हमने वही देखा कि हमने एसीटीएस तो डाल दिया, अब हमें देखना है कि एस्कॉर्बिक एसिड कितना कम हो रहा है, उसको कंपेयर करके देखना है. ठीक है, तो जो भी आपका एड्रिनल है उसको होमोजेनाइज करा है ग्लास ट्यूब में, जहां पर 200 mg प्योर सेंड है, 8 ml 4% ऑफ ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड है एंड द एस्कॉर्बिक एसिड है. ठीक, और फिर हमने कंपैरिजन कर लिया कि किस में आपका एस्कॉर्बिक एसिड कम है. जिसमें कम है, मान लीजिए दोनों में बराबर कम हो रहा है एस्कॉर्बिक एसिड, मतलब आपका टेस्ट पास है. पर स्टैंडर्ड में ज्यादा कम हो रहा है और टेस्ट में कम ही नहीं हो पा रहा, तो टेस्ट फेल है. ठीक है, उसके बाद है आपका बायो एसे ऑफ डी ट्यूबेक्यूरारिन. देखो होता क्या था पुराने जमाने में, पुराने जमाने की बता रहा हूँ. जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, अब मुझे शिकार करना है, यहाँ पे कोई एनिमल है, तो मैंने यहाँ पे तीर वगैरह लिया और एनिमल के ऊपर लगा दिया, छोड़ दिया दूर से, तो एनिमल जो है पैरालाइज हो जाता था, चल फिर नहीं पाता था, उसकी सारी मसल जो है रिलैक्स हो जाती थी. ठीक है, वो मूवमेंट नहीं कर पाता था. फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट में दे रखा है क्यूरारे. क्यूरारे हैड बीन यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ एरो पॉइजन. जैसा कि मैंने आपको बोला, तीर के आगे लगा लेते थे. ठीक है, और तीर के आगे लगाने से क्या होता था, जब भी एनिमल पे तीर लगता था ना, तो एनिमल के ब्लड में क्या चल जाता था, आपके क्यूरारे. और क्यूरारे जाने की वजह से वहां पे सारी मसल जो है रिलैक्स हो जाती थी, तो एनिमल का मूवमेंट नहीं हो पाता था थोड़ी देर के लिए. ठीक है, तो क्यूरारे हैड बीन यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ एरो पॉइजन बाय साउथ अमेरिकन नेटिव्स टू हंट एनिमल. एनिमल का शिकार करने के लिए. दे वर एबल टू ईट द एनिमल. एक बात बताओ, जब हमने एनिमल को तीर से मारा तो क्यूरारे उसकी बॉडी में गया. अब फिर हमें तो खतरा होगा ना, जब हम एनिमल को खाएंगे तो हमें तो खतरा हो सकता है. बट दे वर एबल टू ईट द एनिमल. फिर वो एबल कैसे हैं खाने के लिए, दे वर एबल टू ईट द एनिमल. वाई? बिकॉज कंटामिनेटेड फ्लेश सब्सिक्वेंटली विदाउट एनी एडवर्स इफेक्ट. जो भी मांस वो खा रहे हैं उसमें कोई भी एडवर्स इफेक्ट नहीं आएगा क्यूरारे का. ऐसा क्यों? क्योंकि जो आपका ट्यूबरक्यूरारिन है, जो आपका क्यूरारे है, वो जो है आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन को क्रॉस ही नहीं कर पाता. तो ध्यान रखना, म्यूकस मेम्ब्रेन को क्यूरारे क्रॉस नहीं कर पाता, तो अगर आप ओरली लेंगे तो इसका असर नहीं आएगा.
बट इसका असर अगर आपको चाहिए तो इसको आपको पेरेंटली लेना होगा। ठीक है, तो ये सारी बातें क्लियर हो गई। ये आपको लिखना है डी ट्यूबेक्युरेरिन में। जब भी आप डी ट्यूबेक्युरेरिन का बायो ऐसे स्टार्ट करेंगे तो पूरी कहानी लिखना और उससे पहले बायो ऐसे बताना, फिर उसके बाद अब बताना कि एक स्टैंडर्ड प्रिपरेशन चाहिए, एक टेस्ट प्रिपरेशन चाहिए और फिर कंपैरिजन होता है। ठीक है, अगर इसका ओवरडोज हो जाता है ना तो ओवरडोज होने की वजह से मस्कुलर पैरालिसिस हो सकता है, पैरालिसिस हो जाएगा मस्कुलर। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर आपको दे रखा है रैबिट हेड ड्रॉप मेथड। तो डी ट्यूबेक्युरेरिन हाइड्रोक्लोराइड इज इंजेक्टेड इनटू द मार्जिनल वेन ऑफ रैबिट। रैबिट की मार्जिनल वेन में, ये रैबिट है, रैबिट की जो ईयर है, ईयर में जो मार्जिनल वेन है वहां पर हम इंजेक्ट करते हैं इंजेक्शन को, डी ट्यूबेक्युरेरिन हाइड्रोक्लोराइड के इंजेक्शन को। तो चलिए स्टार्ट करते रीड करना। डी ट्यूबेक्युरेरिन हाइड्रोक्लोराइड इज इंजेक्टेड इनटू द मार्जिनल वेन ऑफ ए रैबिट ईयर टिल द रैबिट नेक मसल आर रिलैक्स। तब तक इंजेक्ट करते हैं जब तक कि रैबिट की जो नेक मसल है ना, आगे वाली मसल, नेक मसल, वो रिलैक्स नहीं हो जाती। और इस तरह से रिलैक्स होएगी वो कि अब रैबिट जो है सर उठा नहीं सकता, रैबिट का सर नीचे का नीचे रहेगा। तो डी ट्यूबेक्युरेरिन हाइड्रोक्लोराइड का इंजेक्शन देंगे मार्जिनल वेन से और तब तक देते रहेंगे जब तक कि जो रैबिट की नेक है वो पूरी तरह से रिलैक्स नहीं हो जाती। ठीक है, यहां पर लिखा है द टोटल अमाउंट ऑफ टेस्ट सैंपल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द एंड पॉइंट इज कंपेयर्ड विद द टोटल अमाउंट ऑफ स्टैंडर्ड सैंपल। हम देखेंगे कि स्टैंडर्ड सैंपल दिया तो कितनी देर में असर आया, हम देखेंगे कि टेस्ट सैंपल दिया तो कितने अमाउंट में असर आया, फिर दोनों को कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, तो सिलेक्शन ऑफ रैबिट करना है कि आप कौन से रैबिट को चूज करोगे एक एक्सपेरिमेंट के लिए। तो सीधी सी बात है, रैबिट जो होता है उसमें किसी भी तरह की कोई भी डिजीज पहले से नहीं होनी चाहिए, वो पूरी तरह से हेल्दी होना चाहिए। साथ ही साथ उसका वेट जो है 2 kg होना चाहिए। आई रिपीट, रैबिट का वेट हो 2 kg, उसमें किसी तरह की कोई भी डिजीज ना हो, वो पूरी तरह से हेल्दी हो। ठीक, अब देखो पूरी स्टेप की कैसे कैसे क्या क्या करना होता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस तरह से रैबिट को बंद कर देते हैं और इसका जो हेड है ये, ठीक है, ये पूरी तरह से मसल रिलैक्स हो जाती है। यहाँ पे रैबिट इज प्लेस्ड इन ए होल्डर विथ इट्स हेड। ठीक है, हेड जो है प्रोट्रूडिंग होता है आउटसाइड, मतलब जो सर है वो बाहर की तरफ निकला होता है, बाकी पूरी बॉडी जो है अंदर रहती है। द हेड शुड बी फ्रीली मूवेबल। शुरू में क्या होता है, हेड जो है फ्रीली मूवेबल होता है, बाद में जब हम इंजेक्शन देना स्टार्ट करते हैं तो हेड की सारी मसल रिलैक्स हो जाती है और हेड की मूवमेंट नहीं हो पाती और हेड जो है परमानेंट नीचे रहना स्टार्ट हो जाता है। कम से कम 8 रैबिट आपको यूज लेना है। दे आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप। अगर 2 ग्रुप में डिवाइड करा है और टोटल 8 रैबिट है तो एक ग्रुप में कितना आएंगे, 4 4, 4 रैबिट। फर्स्ट ग्रुप विल रिसीव द स्टैंडर्ड सैंपल और जो सेकंड ग्रुप है वहां पर डालेंगे टेस्ट सैंपल। पहले ग्रुप में डाल दिया स्टैंडर्ड सैंपल, दूसरे ग्रुप में डाल दिया टेस्ट सैंपल। ठीक है, डी ट्यूबेक्युरेरिन सॉल्यूशन इज इंजेक्टेड एट ए कांस्टेंट स्पीड बाय इन्फ्यूजन। और ध्यान रखना, जो भी ये डी ट्यूबेक्युरेरिन के इंजेक्शन है ये कांस्टेंट रेट से डाले जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वन शॉट डाल दिया, ऐसा नहीं है कि इंजेक्शन लगा दिया। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको इन्फ्यूजन करना है। इन्फ्यूजन का मतलब होता है ड्रग को धीरे 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 इंट्रोड्यूस करना, एक साथ नहीं कर सकते। I repeat, D-tuberculin solution is injected at a constant speed by infusion apparatus through the marginal vein. ठीक है, उसके बाद जब तक हमें करना है, जब तक कि इन्फ्यूजन हमें कंटिन्यू करना है। कब तक कंटिन्यू करना है, टिल द रैबिट इज नॉट इन अ पोजिशन टू होल्ड इट्स हेड इरेक्ट। जब तक कि रैबिट का सर ऊपर का ऊपर नहीं रह जाता, मतलब रैबिट के सर को नीचे आना होता है। ठीक है, उसे इरेक्ट में नहीं रहना, उसे नीचे झुकना होता है। मतलब नीचे झुक गया मतलब मसल रिलैक्स हो चुकी है, तो तब तक हम इंजेक्शन लगाएंगे जब तक कि रैबिट का हेड नीचे नहीं हो जाता, या फिर जब तक कि वो लाइट के रिफ्लेक्स को लॉस नहीं कर देता। उसके बाद हम कंपेयर कर लेंगे कि हमने कितना तो फर्स्ट ग्रुप में लगाया और कितना सेकंड ग्रुप में लगाया, और फिर हम देख लेंगे डोज को, और फिर हम देख लेंगे कि अगर डोज सेम है और टाइम भी सेम लग रहा है दोनों के हेड को, मसल को रिलैक्स होने में, नेक की मसल को रिलैक्स होने में, तो हम बोलेंगे कि हाँ हमारा स्टैंडर्ड और टेस्ट जो है इक्वल है, मतलब हमारा टेस्ट सॉल्यूशन जो है पास है। तो ये हो गया आपका बायो एसे ऑफ डी ट्यूबोक्यूरेरिन। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है आपका डिजिटलिस का बायो एसे। तो डिजिटलिस जो होता है वो कंजस्टिव हार्ट फेलियर के ट्रीटमेंट में काम आता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कंजस्टिव हार्ट फेलियर एक डिजीज है हार्ट की, जहाँ पर कई तरह की प्रॉब्लम होती है।
लॉन्ग स्टैंडिंग हाइपरटेंशन की वजह से भी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होता है। कंजेस्टिव का मतलब होता है कंजेशन होना, प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई ना जाना, प्रॉपर ब्लड सप्लाई पूरी बॉडी में ना जाना। और ये भी दो तरह से होता है आपका, एक तो सिस्टोलिक हार्ट फेलियर, एक डायस्टोलिक हार्ट फेलियर, ठीक है। और डिजिटलिस किस तरह से कंजेस्टिव हार्ट फेलियर को सही करता है, ये पूरी कहानी हमने देखी हुई है आपकी कोलॉजी में, आपके मेडिकेम में, ठीक। तो वही वाली बात है। देखो होता क्या है, डिजिटली वर्क्स बाय इनहिबिटिंग द सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप। सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप को बंद कर देता है ये। तो होता क्या है, जैसे ही सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप बंद होता है ना, तो सेल के अंदर सोडियम बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। सोडियम बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। आगे एक चैनल होता है जिसको बोलते हैं सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर। तो होता क्या है कि वो सोडियम को अंदर लाता है और कैल्शियम को बाहर ले जाता था। बट जब ऐसा हो रहा है कि सोडियम अंदर बढ़ता जा रहा है ना, तो अब वो क्या करेगा कि सोडियम को तो बाहर फेंकेगा और कैल्शियम को अंदर लाएगा। और जैसे ही कैल्शियम अंदर आएगा, अब होगा कॉन्ट्रेक्शन। कैल्शियम का मूवमेंट हो रहा है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, मतलब कैल्शियम जो है सेल के अंदर बढ़ रहा है। और जब कैल्शियम सेल के अंदर बढ़ेगा तो कॉन्ट्रेक्शन होगा। किस में कॉन्ट्रेक्शन होगा, आपकी हार्ट की सेल में कॉन्ट्रेक्शन होगा, आपके हार्ट में कॉन्ट्रेक्शन होगा। देखो कंजस्टिव हार्ट फेलियर एक ऐसी कंडीशन है जहां पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है पूरी बॉडी के पास नहीं पहुंच पा रहा। और कहीं ना कहीं एक कारण ये भी है कि हार्ट सही से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा। जब हार्ट सही से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा तो यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलेगा नहीं और पूरी बॉडी तक जाएगा नहीं। तो कैल्शियम के अंदर आने की वजह से क्या हुआ, कंजस्टिव हार्ट फेलियर सही होने के चांसेस हुए, हार्ट की कॉन्ट्रेक्शन रेट बढ़ी और ऑक्सीजन सप्लाई, ब्लड सप्लाई, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई बढ़ना स्टार्ट हो गई। उसके बाद बायो एसे की बात करते हैं, डिजिटलिस की। तो आपको पता है सबसे पहले एक स्टैंडर्ड प्रिपरेशन है, एक टेस्ट प्रिपरेशन है, दोनों के बीच में क्या करना है, कंपैरिजन करना है, ठीक है। यहाँ पर हम कार्डियक मसल के ऊपर कंपैरिजन करेंगे। हमारा जो स्टैंडर्ड प्रिपरेशन है, हमारा जो टेस्ट प्रिपरेशन है, वो कहाँ पर जाके एक्ट करने वाला है, हमारी कार्डियक मसल पे, हमारे हार्ट की जो मसल है उस पर जाके एक्ट करेगा, उस पर जाके अपना एक्शन शो करेगा। तो जो अच्छे से करेगा, जैसे मान लीजिए स्टैंडर्ड तो अच्छे से करेगा ही सही, बट टेस्ट अगर स्टैंडर्ड के बराबर करेगा तो हमारा टेस्ट प्रिपरेशन जो है पास हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है स्टैंडर्ड प्रिपरेशन एंड यूनिट्स। द स्टैंडर्ड प्रिपरेशन इज अ मिक्सचर ऑफ ड्राइड एंड पाउडर्ड डिजिटलिस लीव्स। जो डिजिटलिस है ना, उसकी लीव्स की बात हो रही है। द स्टैंडर्ड प्रिपरेशन इज अ मिक्सचर ऑफ ड्राइड एंड पाउडर्ड डिजिटलिस लीव्स, 1 यूनिट इक्वल टू 76 mg, ठीक है। प्रिपरेशन यहाँ पर हो रहा है एक्सट्रैक्ट का। एक्सट्रैक्ट मतलब वहां से निकाला हुआ। Exact amount of the powder is extracted with dehydrated alcohol in a continuous extraction apparatus for 6 hours। देखो कंटिन्यूस एक्सट्रैक्शन apparatus की मदद से हमने एक्सट्रैक्शन किया, हमने पाउडर को एक्सट्रैक्ट किया, निकाला वहां से। आपने ये हर्बल में पढ़ा होगा, कोग्नोसी में पढ़ा होगा। द फाइनल एक्सट्रैक्ट शुड कंटेन 10 ml, 5 ml एल्कोहल होना चाहिए और 5 ml वाटर होना चाहिए पर 10 ग्राम ऑफ डिजिटलिस पाउडर। I repeat, the final extract should contain 10 ml, 5 ml alcohol, 5 ml water per 10 gram of digitalis powder, and it should be stored in between 5 degrees Celsius to -5 degrees Celsius। उसके बाद यहाँ पर आपको बायो ऐसे दे रखा है डिजिटलिस का। देखो तो आपने स्टैंडर्ड सैंपल ले लिया, आपने टेस्ट सैंपल ले लिया जो भी आपका एक्सट्रैक्ट था, और उसको डाइल्यूट करा दिया आपने नॉर्मल सेलाइन से। 1 ग्राम ऑफ डिजिटलिस पाउडर इज डाइल्यूटेड टू 80 ml। फिर आपके पास कई तरह के मॉडल है इस बायो एसे को परफॉर्म करने के लिए। जैसे आपके पास गिनी पिग मॉडल है, पिजन मॉडल है, केट मॉडल है। हम यहाँ पर गिनी पिग मॉडल देखेंगे। तो गिनिक पिग मॉडल में, और वी कैन से गिनिक पिग मेथड में, जिसको आप बोलते हो एंड पॉइंट मेथड, सबसे पहले आपको क्या करना है, गिनी पिग को एनेस्थीसिया देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जुगलर वेन को ट्रेस करना है, ठीक है, और वहां पे कैन्युलेटेड करना है। फिर आपको एक पिन को इंसर्ट करना है हार्ट में। अब आपको पिन को कुछ इस तरह से इंसर्ट करना है कि वो पिन जाके एपेक्स पार्ट में इंसर्ट हो, ठीक है। इस तरह से इंसर्ट करना है कि वो कहां पर जाके इंसर्ट हो, हार्ट के एपेक्स पार्ट में। इन दिस वे वी कैन ऑब्जर्व द हार्ट बीट बाय अप एंड डाउन मूवमेंट ऑफ द पिन। जैसे जैसे पिन जो है मूवमेंट करेगी अप डाउन, तो हम जो है हार्ट बीट को नोटिफाई कर पाएंगे, हम जो है हार्ट बीट को डिटेक्ट कर पाएंगे। Next, the injection is continued through venous cannula until the heart is arrested in systole। देखो हमने यहाँ पर कैन्युलेटेड करा था वेनियस कैन्युला से, तो यहाँ से हम ड्रग को दे रहे हैं, इंजेक्शन को कंटिन्यू कर रहे हैं, और तब तक इंजेक्शन को कंटिन्यू करेंगे जब तक कि आपका हार्ट अरेस्ट ना हो जाए सिस्टोल में। मतलब आपका हार्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए,
ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए बहुत ज्यादा, और फाइनली हार्ट जो है स्टॉप हो जाता है। हार्ट स्टॉप इन सिस्टोल, उसको हम बोलेंगे लीथल डोज। ऐसा डोज जहां पे दिक्कत आना शुरू हो गई, हार्ट को प्रॉब्लम आना शुरू हो गई, तो इस लीथल डोज को कंपेयर करेंगे कि स्टैंडर्ड में लीथल डोज कब आ रहा है, कितने अमाउंट पे आ रहा है, और टेस्ट वाले में लीथल डोज कितने अमाउंट पे आ रहा है। अगर स्टैंडर्ड वाले का लीथल डोज 5 mg पे आ रहा है और टेस्ट वाले का भी 5 mg पे आ रहा है, तो हमारा टेस्ट पास है क्योंकि बराबर है। तो इस तरह से हम इस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं जिसका नाम है बायो एसे ऑफ डिजिटलिस। अब नेक्स्ट है आपका हिस्टामिन। हिस्टामिन आपने पढ़ा है मेडिसिनल केमिस्ट्री जब मैंने आपको पढ़ाई थी यूनिट नंबर 1, तो आपको पता है कि हिस्टामिन एक ओटाकोइड है, हिस्टामिन एक लोकल हार्मोन है, ओटोकोइड ओटाकोइड लोकल हार्मोन, ठीक है। वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल है। हिस्टामिन जो है फर्दर हिस्टामिन रिसेप्टर से जुड़ेगा H1 H2 H3 H4। हिस्टामिन जो है सिंथेसाइज होता है, स्टोर्ड होता है हमारे न्यूरॉन में, हमारे एंटेरोक्रोमेफिन सेल में, और हमारी मास्ट सेल से रिलीज होता है हिस्टामिन, ठीक। फिर मैंने आपको बता रखा है कि एलर्जन आएगा, ब्लड स्ट्रीम में आएगा, तो बीटा सेल क्या करती है, जैसे ही एलर्जन हमारे ब्लड स्ट्रीम में आता है, बीटा सेल आईजीई एंटीबॉडी निकालती है। ये आईजीई एंटीबॉडी हमारे मास्ट सेल के ऊपर जाके अटैच हो जाती है। तो जैसे ही आईजीई एंटीबॉडी मास्ट सेल के ऊपर जाके अटैच होगी, तो वहां से हिस्टामिन रिलीज होगा, और हिस्टामिन रिलीज होने की वजह से आपके जो हिस्टामिन है वो ग्रेन्युलर फॉर्म में रिलीज होगा, ठीक है। और हिस्टामिन कहाँ से रिलीज होता है, मास्ट सेल से रिलीज होता है, और हिस्टामिन रिलीज होने की वजह से एलर्जी स्टार्ट हो जाती है। तो ये सारी चीजें आपको बता देनी है। उसके बाद आपको बता देना है कि अगर आपको बायो एसे परफॉर्म करना है तो आपके पास एक स्टैंडर्ड प्रिपरेशन होना चाहिए, एक टेस्ट प्रिपरेशन होना चाहिए, फिर दोनों को कंपेरिजन करेंगे, ठीक है। और फिर बायो एसे की सारी डेफिनेशन वगैरह पहले लिख देना आप। उसके बाद बायो एसे ऑफ हिस्टामिन कैन बी डन बाय रिकॉर्डिंग contraction of isolated guinea pig ileum and fall in BP in anesthetized cat और डॉग, ठीक है। तो हम देखेंगे कॉन्ट्रेक्शन ऑफ आइसोलेटेड गिनी पिग इलियम। ये जो है ना बेस्ट मेथड होती है। ये बेस्ट मेथड इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पे जो ये इलियम है ना, इसमें हिस्टामिन का रिसेप्टर होता है, और हमें बायो ऐसे भी किसका करना है, हिस्टामिन का। तो हिस्टामिन जो है हिस्टामिन के रिसेप्टर से जुड़ेगा और एक्शन शो करेगा, तो हमें पता लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है बायो एसे यूजिंग गिनी पिग इलियम। प्रिंसिपल क्या होता है, गिनी पिग इलियम इज वेरी यूजफुल प्रिपरेशन फॉर द बायो एसे मेथड। मोर सेंसिटिव होता है ये हिस्टामिन से, क्यों, क्योंकि यहाँ पर H1 रिसेप्टर फाउंड होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। तो यहाँ पे कई तरह की मेथड्स हैं, कई तरह की बायो एसे हैं जिससे आप डिटरमाइन कर सकते हैं, कई तरह के टाइप्स है, जैसे मैचिंग बायो एसे, इंटरपोलेशन, ब्रैकेटिंग और मल्टीपल पॉइंट बायो एसे। इन सबसे आप डिटर्मिनेशन कर सकते हैं, बायो एसे ऑफ हिस्टामिन को परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर ये डायग्राम आपको बनाना है। देखो, अगर बायो एसे की बात करूँ तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका इंसुलिन का, फिर आपके हिस्टामिन का। तो ये इंपॉर्टेंट है, हिस्टामिन का भी बायो एसे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको बनाना है स्टूडेंट ऑर्गन बाथ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंसुलिन का बायो एसे और हिस्टामिन का बायो एसे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हिस्टामिन का बायो एसे है जहाँ पर आपको स्टूडेंट ऑर्गन बाथ दे रखा है। यहाँ पर आपको दिखा रखा है फिजियोलॉजिकल सॉल्ट सॉल्यूशन, यहाँ से एंटर होता है फिजियोलॉजिकल सॉल्ट सॉल्यूशन। यहाँ पे एक स्टीरर है, साथ ही साथ क्लैंप होल्डर दिखा रखा है, वाटर को मेंटेन करा है 37 डिग्री सेल्सियस पे। ये पूरा आपका ऑर्गन बाथ चैम्बर है, ये जो पूरा आपका बन रहा है दिस इज ऑर्गन बाथ चैम्बर। और ये जो स्टूडेंट ऑर्गन बाथ है ये एक स्टैंड से अटैच है जिसका नाम है स्टैंड ऑफ ऑर्गन बाथ, ठीक है। इस स्टैंड की मदद से ये खड़ा है। उसके बाद यहाँ पर थर्मोस्टेट है जो टेम्परेचर को मेंटेन करता है, हीटर यहाँ पे लगा रखा है अपन ने, ठीक। एरेशन यहाँ पर प्रॉपर रखते हैं, और यहाँ पर एक ऑर्गन ट्यूब है। ये जो ट्यूब आपको दिख रही है ये ऑर्गन ट्यूब है जहाँ पर आपने टिश्यू को रखा हुआ है, ये आपने टिश्यू को रखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे दिख रही है इलेक्ट्रिकल असेंबली, वाटर इनलेट और आउटलेट। यहाँ पर है आपका ग्लास कोइल, ठीक। और ये कनेक्ट होता है आपके काइमोग्राफ से। काइमोग्राफ पे क्या आता है, रेस्पॉन्स आता है। जैसे मान लीजिए कोई भी ड्रग मैं यहाँ पे डालूंगा तो ड्रग जो है टिश्यू पे एक्ट करेगा। अब टिश्यू में जो भी चेंज आएगा वो मुझे यहाँ पर रेस्पॉन्स कर्व में देखने को मिलेगा। तो ध्यान रखना, जैसे ही ड्रग मैं यहाँ पर डालूंगा, इंजेक्ट करूंगा धीरे धीरे, तो टिश्यू में चेंज आएगा, और जो भी चेंज आएगा यहाँ पे टिश्यू में, जो भी कॉन्ट्रेक्शन होगा, रिलैक्सेशन होगा, जो भी चेंज आएगा वो मुझे यहाँ पे ग्राफ से जो है मेजर हो जाएगा। तो इस तरह से ये काम करता है। फिजियोलॉजिकल सॉल्ट सॉल्यूशन ऐड करते हैं, स्टीरिंग प्रॉपर होती है, क्लैंप पाउडर लगा रखा है, वाटर को हम टेम्परेचर मेंटेन करते हैं 37 डिग्री सेल्सियस। ऑर्गन बाथ पूरा चैम्बर है, ये हीटर लगा होता है, थर्मोस्टेट लगा होता है ताकि जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे। यहाँ पर एक स्टैंड लगा रखा है, वाटर इनलेट आउटलेट है। यहाँ पर एक आपका ऑर्गन ट्यूब है जहाँ पर आप
ऑर्गन को, वी कैन से टिश्यू को यहाँ पर लटका कर रखते हैं और इसको कनेक्ट करके रखते हैं काइमोग्राफ से, और काइमोग्राफ पे जो है रेस्पॉन्स आना स्टार्ट हो जाता है जैसे ही आप इलेक्ट्रिकल असेंबली को ऑन करते हैं। जैसे जैसे ड्रग जो है टिश्यू में जाता है, टिश्यू के ऊपर जो भी एक्शन आता है, इधर कॉन्ट्रेक्शन इधर रिलैक्सेशन, तो वो सारा जो है आपको रेस्पॉन्स कर्व में रिसीव हो जाता है, सारा रेस्पॉन्स। यहाँ पर जो फिजियोलॉजिकल सॉल्ट सॉल्यूशन होता है वो टायरोड सॉल्यूशन होता है, ठीक है। एनिमल यहाँ पे गिनी पिग आप यूज लेते हैं। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जो होता है हिस्टामिन का वो 10 माइक्रोग्राम पर ml होता है। तो ये था आपका हिस्टामिन का बायो एसे, हमने अच्छे से परफॉर्म कर लिया हिस्टामिन का बायो एसे। अब नेक्स्ट है आपका फाइनल बायो एसे ऑफ सेरोटोनिन, जिसको आप बोलते हो 5-HT, ठीक है। तो 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन या फिर आप इसे बोल सकते हैं सेरोटोनिन। बायोलॉजिकल एक्टिव लोकल हार्मोन है, ये लो मोलिकुलर वेट का होता है और एक इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर होता है हमारे ब्रेन में। 90% ये मिलता है हमें इंटेस्टाइन में, पर कई बार ये हमें देखने को मिलता है प्लेटलेट्स में, ब्रेन में, पर 90% का मिलेगा हमें इंटेस्टाइन में देखने को मिलेगा। फिलहाल के लिए हम 5-HT को सेरोटोनिन बोलना सीख चुके हैं, क्योंकि सबसे पहले हमने इसे डिटेक्ट किया था सेरम में। तो जब हमने सीरम में पाया था तो हमने क्या बोला था, सेरोटोनिन। फिर हमने गट म्यूकोसा में पाया तो हमने क्या बोला, एंटेरिमिन। तो दोनों को मिला के आज की तारीख पे हम क्या बोलते हैं, 5-HT इज ऑल्सो नोन एज सेरोटोनिन। तो ध्यान रखना 5-HT इज ऑल्सो नोन एज सेरोटोनिन, और जनरली 90% ये मिलता है इंटेस्टाइन में, बचा हुआ ये आपको मिलता है प्लेटलेट्स और ब्रेन में, ठीक है। अब इसका बायो ऐसे करने के लिए कई सारे मेथड है, पर हम लेंगे आइसोलेटेड फंडस स्ट्रिप ऑफ रेट। सबसे पहले आपने क्या करना है, रेट फंडस प्रिपरेशन इज वेरी सेंसिटिव टिश्यू फॉर द बायो ऐसे मेथड। देखो जो रेट फंडस है ना, वो हमने क्यों लिया, क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव है। जैसे कि आपने देखा था वहां पे इलियम जो है सेंसिटिव था। क्यों सेंसिटिव था, क्योंकि वहां पर H1 रिसेप्टर था और हिस्टामिन आके जुड़ रहा था। वैसे ही यहाँ पे जो रेट फंडस है ना, ये काफी सेंसिटिव है। जैसे आपके 5-HT के बायो एसे के लिए, SEH के लिए, PGE2 के लिए, ब्रेडिकाइनिन के लिए, तो हमें क्या करना है, 5-HT का बायो एसे करना है ना, तो हमने रेट फंडस को लिया क्योंकि ये काफी ज्यादा सेंसिटिव टिश्यू है। फंडस स्ट्रिप प्रिपरेशन इज स्लो कॉन्ट्रैक्टिंग मसल। ये जो आपका फंडस स्ट्रिप है ना, ये स्लो कॉन्ट्रैक्टिंग मसल है। देखो फंडस जो कि पार्ट है आपके स्टमक का, किसका हम ले रहे हैं, रेट का ले रहे हैं। तो रेट का जो स्टमक है वहां से हमने फंडस को रिमूव करा, क्योंकि वो ग्रे कलर का है तो हमें इजीली आइडेंटिफाई हो चुका। तो फंडस को जैसे हमने आइसोलेट किया, हमने उसे जिगजैग प्रिपरेशन दी। अब मैंने उसे जिगजैग प्रिपरेशन क्यों दी, क्योंकि जिगजैग प्रिपरेशन में वो ड्रग के मैक्सिमम कांटेक्ट में आएगा, और जितना ज्यादा ड्रग कांटेक्ट में आएगा आपके टिश्यू के और वीकेंड से आपके फंडस के, उतना ही अच्छा रेस्पॉन्स आएगा और उतनी ही जल्दी रेस्पॉन्स आएगा। A zigzag preparation of the fundal strip is prepared as to expose maximum portion of the tissue to drug. टिश्यू को ड्रग के मैक्सिमम कांटेक्ट में लाना है, तो उसके लिए हमने जो हमारी फंडस है, रेट की जो फंडस है, उसको जिगजैग प्रिपरेशन दी। फिर हमने क्या करा, स्टोक सॉल्यूशन को तैयार करा, या फिर आप बोल सकते हैं फिजियोलॉजिकल सॉल्ट सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन है यहाँ पर, क्रेब्स सॉल्यूशन है वो, ठीक है। फिर प्रिपेयर द स्टैंडर्ड स्टॉक सॉल्यूशन ऑफ सेरोटोनिन 1 mg पर ml। हमने स्टैंडर्ड तैयार कर लिया। हमने ओवरऑल जो फिजियोलॉजिकल सॉल्ट सॉल्यूशन ऐड होने वाला है, जिसको आप बोलते हो स्टॉक सॉल्यूशन, जो कि है यहाँ पर क्रेब्स सॉल्यूशन, उसको भी तैयार कर लिया। उसके बाद प्रोसीजर क्या है, सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस मतलब किल करना। सेक्रीफाइस द 24 आवर फास्टेड रेट, मतलब 24 घंटे तक रेट को भूखा रखो और फिर उसे किल कर दो, और किल करने के बाद क्या बोल दो, सेक्रीफाइस कर दिया। वाह, सेक्रीफाइस कर दिया, ठीक है। फिर हमने क्या करा, वहां से उसके लेग से उसको जो है होल्ड कर दिया, इस तरह से लटका दिया उसको। फिर उसकी एब्डोमिनल कैविटी ओपन करी, फिर वहां से स्टमक को ओपन करा। फिर वहां से हमने क्या निकाला, हमने जो हमारा पार्ट था ना फंडस, उसको निकाल लिया, क्योंकि वहां पर ही हमें ड्रग को अप्लाई करके देखना है, ठीक है। और उसको जिगजैग पैटर्न में डाल दिया ताकि वो जो है मैक्सिमम ड्रग के कांटेक्ट में आए, ठीक। और मैंने क्रैब सॉल्यूशन मैंने आपको पहले ही बता दिया, जो हमारा क्रैब सॉल्यूशन हमने तैयार कर रखा है उसमें डाल दिया उसको। फिर हमने क्या करा, सीधी सी बात है, बायो एसे को परफॉर्म किया। जो हमारा स्टैंडर्ड प्रिपरेशन था, जो हमारा टेस्ट प्रिपरेशन था, दोनों को डाल डाल के देखा, जिसमें रेस्पॉन्स ज्यादा आया, देखो ऑब्वियसली स्टैंडर्ड में तो रेस्पॉन्स ज्यादा आएगा। फिर हमने टेस्ट डाल के देखा, अगर दोनों में रेस्पॉन्स बराबर आ रहा है तो हमारा टेस्ट पास है, नहीं तो हमारा टेस्ट फेल है। तो इस तरह से आपने बायो एसे कंप्लीट कर लिए हैं, आज सारे सारे बायो एसे कंप्लीट कर लिए हैं, सेरोटोनिन से लेके आपके इंसुलिन तक। फर्स्ट वाला इंसुलिन था, लास्ट वाला सेरोटोनिन है। सारे बायो एसे हम कंप्लीट कर चुके हैं, टाइप्स वगैरह सब कुछ।
हमने देखा बायो एसे होता क्या है, प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन ऑफ बायो एसे, टाइप्स ऑफ बायो एसे ऑफ इंसुलिन, ऑक्सीटोसिन, वेसोप्रेसिन, एसिटी, ट्यूबरकुलिन, डिजिटली सिस्टम इन 5-HT विच इज ऑल्सो नोन एज सेरोटोनिन। आई होप आपको लेक्चर क्लियर हुआ होगा। अगर आपको लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ये नोट्स आपको डेप्थ ऑफ बायोलॉजी एप्लीकेशन में मिल जाएंगे। डेप्थ ऑफ बायोलॉजी एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, और एप्पल यूजर भी अब डेप्थ ऑफ बायोलॉजी एप्लीकेशन का एक्सेस ले सकते हैं। एप्पल यूजर जाइए ऐप स्टोर पे वो डाउनलोड कीजिए माई इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन, और जैसे ही वो माई इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे वहां पर आएगा ORG कोड। ORG कोड में आपको डालना है MULNO। उसके बाद आप अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर करके डेप्थ ऑफ बायोलॉजी एप्लीकेशन का एक्सेस ले सकते हैं। टेलीग्राम से जुड़ जाना, टेलीग्राम पे रेगुलर अपडेट आते हैं, मीम्स आते हैं, MCQ आते हैं, पोल्स आते हैं। इंस्टाग्राम पे मीम्स वगैरह आते हैं, अपडेट्स वगैरह आती है। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और डेप्थ ऑफ बायोलॉजी एप्लीकेशन तीनों के लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर मोर, ताकि ऐसी वीडियो मैं आपके लिए और लेकर आता रहूं। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।